मैंने बॉर्डर पे अपने साथी को बचाने के लिए गोली खाई और मर गया। मैं एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर था, बेस्ट में बेस्ट। और मरने के बाद शांति से आराम करने के बजाय मैं एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में जा गिरा। एंशिएंट किंगडम जिसका नाम दू था। मैं अब एक लू नाम के शिकारी की बॉडी में था, जो वुआन नाम के एक रफ और खतरनाक बॉर्डर टाउन में रहता था। जो सिपाही जबरदस्ती मेरे घर में घुसे और मुझे झंझोड़ कर उठा दिया। उन्होंने बताया कि एम्परर बीवियां बांट रहा है। ऐसी औरतें जिन्होंने क्राइम किए थे, उन्हें बॉर्डर के कुंवारे मर्दों को रिवार्ड के तौर पर यहाँ भेजा गया है। मैंने थोड़ी चापलूसी की और उन्हें ऑफिसर कहकर बुलाया, ताकि वो सिर्फ मामूली रैंक के सिपाही थे। इस कॉम्प्लीमेंट से खुश होकर उनमें से एक ने मुझे रोटी फेंक कर दी। लोग सोचते होंगे कि लॉलेस जगह कैसी होती होगी। क्रिमिनल्स, देश निकाला पाए हुए विक्टिम्स और बॉर्डर के सिपाही सब एक ही जगह पड़े थे। यहाँ कानून का कोई मतलब नहीं था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ताकत चलती थी। ज्यादातर लोगों के लिए एक बुरे सपने की तरह था। सच कहूँ तो मुझे तो अपने घर जैसी फीलिंग आ रही थी यहाँ हॉलीवुड। वो लोग हमें मार्केट स्क्वायर ले गए, जहाँ एक लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ था। उस पर हर उम्र की औरत खड़ी थी, ज्यादातर तो टफ, डार्क स्किन्ड और स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाली थी। सब अपने फ्यूचर को लेकर डरे हुए थे। पर उन सब के बीच एक लड़की ने तुरंत मेरी नजर खींची। वो बाकियों से एकदम अलग थी। फेयर स्किन, एक बहुत ही प्यारा चेहरा। उसके बाल एक सिंपल हाई पोनीटेल में बंधे थे, जो हवा में लहरा रही थी। मेरी पुरानी लाइफ की किसी कैंपस ब्यूटी जैसी लग रही थी। लोकल कमांडर याओ ताइशुन ने रूल्स अनाउंस किए। हर मर्द को आज एक बीवी चुननी होगी। पर इसमें भी एक ट्विस्ट था। अगर 1 साल के अंदर वो औरत एक बच्चे को जन्म नहीं देती, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का स्टेटस डिमोट करके उन्हें गुलाम बना दिया जाएगा। और इस शहर में गुलामों की तो जानवर से भी बदतर हालत थी। उनसे सबसे कड़ी मजदूरी करवाई जाती थी। जब दुश्मनों की आर्मी अटैक करती थी, तो उन्हें तोप के गोलों की तरह बनाकर फ्रंट लाइन पर फेंक दिया जाता था। एक रूल ने सब कुछ बदल दिया। हर मर्द वहाँ खड़ी सबसे तगड़ी और बड़ी औरत चुनने के लिए भागा। वहाँ पर किसी को लुक्स की पड़ी ही नहीं थी। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और वाइड हिप्स का मतलब था वो आसानी से बच्चे पैदा कर सकती है। यहाँ तक कि बूढ़ी औरतें भी बहुत जल्दी चुन ली गई थी। पर उस पोनीटेल वाली प्यारी लड़की को कोई नहीं चाहता था। बहुत ज्यादा पतली और नाजुक लग रही थी। पर मेरा पड़ोसी वो लॉर्ड मुझ पर हंसने लगा, तो मुझे एयर देने लगा कि उससे शादी करूं। उसने यहाँ तक ऑफर किया कि अगर मैंने ऐसे किया तो वो मुझे 100 कॉपर कॉइंस वेडिंग गिफ्ट देगा। बाकी लोग भी इसमें शामिल हो गए। शर्त भले ही बड़ी थी, पर मजाक भी उड़ाया जा रहा था। उस लड़की ने सब कुछ सुना। उसके चेहरे पर वो शर्म साफ देख सकता था। पर उसने अपना सर ऊंचा रखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, रोने से की तरह इनकार करते हुए। मुझे उसकी स्टोरी अभी तक नहीं पता थी, पर मैं इतना बता सकता था कि उसमें प्राइड था, रियल प्राइड, ऐसी जो कभी टूटी नहीं। हमारी आंखें एक पल के लिए मिली। मुझे नहीं पता उसने मेरी आंखों में क्या देखा, पर वो सरप्राइज्ड लग रही थी, जैसे उसने इस लुक की उम्मीद ही नहीं की थी। प्लेटफॉर्म अब लगभग खाली हो चुका था। कमांडर ने जमीन पर ठोका और मुझे जल्दी से जल्दी तगड़ी औरत उठाने को कहा। मैंने अपनी चॉइस बना ली। नहीं, मैंने कहा मुझे यही चाहिए। घर आते वक्त रास्ते में मैं समझ सकता था कि मेरी नई बीवी यूशी मेरे बारे में बहुत कंफ्यूज थी। एक पल में किसी हीरो की तरह के लिए स्टैंड ले रहा था, और अगले ही पल मैं किसी सड़क छाप गुंडे की तरह गालियां बक रहा था। उसे अभी नहीं पता था कि ये दोनों ही रूप मेरी असलियत है। मैं एकदम मस्त मूड में था। अपनी पुरानी लाइफ में लड़कियों को मामले में मेरा लक हमेशा खराब ही रहा था। मैंने अपना सारा वक्त मिलिट्री में उन रफ और सख्त लोंडों के बीच बिताया था। एक बार वो मुझे जबरदस्ती एक डांस पार्टी में ले गए थे, पर वहां मैंने एक लड़की को पैर से इतनी जोर से कुचल दिया कि वो पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। और अब यहाँ प्रेजेंट में सीधा अपनी एक वाइफ के साथ डेट पर जाने वाले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले नॉनसेंस से स्किप करते हुए मैंने अपनी पिछली लाइफ का एक पॉप सॉन्ग गुनगुनाना शुरू किया। एक अच्छा आदमी अपनी औरत को कभी हर्ट नहीं होने देता, वैसा कुछ। जब मैंने नीचे देखा तो यूशी मेरी तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से घूर रही थी। मैं घबरा गया कि क्या मेरे आवाज इतनी बुरी है। असल में उसे वो पसंद आया था। उसने पूछा कि क्या वो गाना मैंने खुद लिखा था। मैंने बस इतना कह दिया कि जो भी दिमाग में आ रहा था मैं वहीं गुनगुना रहा था। उसके बाद वो थोड़ी रिलैक्स हुई और उसने अपना सर मेरी बाजू पर रख दिया। पर तभी मैं वहाँ एक दुकान पर रुका और मैंने वहाँ से 2 पाउंड सबसे स्ट्रॉन्ग लिक्वर ऑर्डर की। मैंने यूशी के चेहरे पर डर साफ देखा। उसने उन बॉर्डर वाले मर्दों के बारे में कहानियां सुनी होंगी, जो शराब पीकर अपनी बीवियों को बुरी तरह पीटते थे। मुझे उसके लिए बुरा लगा, पर मुझे ये अल्कोहल किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए चाहिए थी। मैंने मार्केट में मिला हुआ अपना सारा गिफ्ट मनी, लसन, वाइल्ड फ्रूट,
नमक, चीनी, एक मिट्टी का बर्तन, 20 पाउंड मिलेट और एक तेज धार वाले चाकू को खरीदने में लगाया। इस शहर की सर्दियों में फ्रूट्स और वेजिटेबल मीट से भी ज्यादा महंगे होते थे, पर मुझे इन चीजों की अर्जेंटली जरूरत थी। टीटी की दीवारों के साउथ में बेस क्वेंशन विलेज में मेरे घर पहुंचे। ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, बस कुछ टूटी फूटी सी एक छोटी झोपड़ी, इसमें सूखी घास का एक बेड बना हुआ था। मैंने अपने पास मौजूद कपड़े का चौथा टुकड़ा निकाला और के लिए एक बेड शीट तरह बिछा दिया। मैंने नोटिस किया कि वो टेबल पर रखी रोटी को घूर रही थी और सूखे गले से घूर निकल रही थी, पर वो इतनी वेल मैनर्ड थी कि खुद आगे बढ़कर उसने कुछ उठाया नहीं। मैंने उसे खाने को दिया। उसने ध्यान से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और बाकी वापस रख दिया, चुपचाप ये कहते हुए कि मुझे 2 रोटी खानी चाहिए, क्योंकि मैंने उसे उठाकर यहाँ लाने में बहुत मेहनत की है। सुनकर मैं हैरान हो गया। आज तक किसी औरत ने मेरी इतनी फिक्र नहीं की थी। मैंने बची हुई आधी रोटी उठाई और उसे 3 बाइट्स में निगल गया। जब उसे ये फील हुआ कि मैं उस पर किसी बॉस की तरह हुक्म नहीं चलाऊंगा, तो उसने अपना टुकड़ा ऐसे खाया जैसे भूखी हो। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की जब उसके अपने बाल उसके मुंह में आ गए। उसने मुझे अपना नाम सेंग यूशी बताया और पूछा कि वो मुझे क्या बुला सकती है। मैंने उससे कहा कि वो मेरी लीगल वाइफ है तो हस्बैंड बुला सकती है। वो मुस्कुराई और उसने मुझे बुलाया। ये सुनते ही मेरे अंदर कुछ पिघल गया। मैंने सालों तक खुद को एक कोल्ड हार्टेड सोल्जर बनाए रखा था, पर मैं एक मर्द ही तो हूँ। इस नई दुनिया में पहली बार मेरे पास कोई ऐसा था जिसकी मैं केयर कर सकूं। इस एरा में लड़कियां सच में बहुत सिंपल होती हैं। आधी रोटी और वो आपके साथ पूरी तरह वार्म अप हो जाती है। मेरी पुरानी दुनिया में तो मेरे दोस्त कंप्लेन करते थे कि लड़कियों को शॉपिंग ले जाओ, मूवीज दिखाओ, गिफ्ट्स दिलाओ, उनके लिपस्टिक के शेड्स याद रखो। ये सब सुनने में ही कितना एग्जॉस्टिंग लगता था। खैर, फिर मैं अपने काम पर लग गया। मैंने उस लहसुन को क्रश किया। हाई प्रूफ लिक्विड एक्सट्रैक्ट करने के लिए उस लिक्विड को बॉईल किया। आग के ऊपर स्टेरलाइज करने के लिए अपना चाकू निकाला। इन्हें पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हारी पैर की चोट का ट्रीटमेंट, मैंने कहा। वो शॉक्ड थी। आपको मेडिसिन की नॉलेज है? मैंने कहा, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि आपने पूरे वुहान के सामने कहा था कि मैं आपकी औरत हूँ। वो इस मेमोरी पर प्राउडली मुस्कुराई। मैंने उसकी पैंट का पेयर अपर फोल्ड किया और उसे सीधा वार्न किया, ये बहुत बुरी तरह दर्द करने वाला है और मेरे पास कोई एनेस्थीसिया नहीं है। तो चाहे तो किसी चीज को दांतों में दबा सकती है या चीख सकती है। उसने नर्वसली हाँ किया। मैंने स्टेरलाइज्ड नाइफ से उस डेड फ्लैश को काटना शुरू किया। जैसे ही ब्लेड ने उसकी स्किन को टच किया, उसने कांपना शुरू कर दिया। मैं उसे चबाने के लिए कोई लकड़ी ढूंढकर देने ही वाला था, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने दांतों में काट दिया। अब हम दोनों दर्द में थे। मैंने तेजी से काम किया, रोटन टिश्यू को काट कर निकाला और सारा पस निचोड़ दिया। मेरे जैसे इंसान के लिए ऐसी चीज रूटीन जैसा काम थी। मैं 1 मिनट से भी कम टाइम लगा। फिर मैंने वो कंसंट्रेटेड लिक्विड उठाया और उसके पैर पर डालने से पहले उसको एक लुक दिया ताकि वो तैयार हो सके। उसने नोट किया। मैंने वो लिक्विड सीधा उस चोट पर डाल दिया। हालांकि वो तैयार थी, पर उसकी पूरी बॉडी हिल गई और वो चीख पड़ी। मैंने उसे जोर से पकड़ा और उस गांव को टच न करने को कहा। पड़ोसियों ने वो चीखें सुनी और दीवारों के पास हमें गालियां देने लगे। उन्हें लगा कि हम कुछ और ही कर रहे हैं। हमें बेशरम बुलाने लगे। हमें इनमें से किसी भी बात की नहीं पड़ी थी। जब ये खत्म हुआ, योशी ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। उसकी आंखें लाल थी और वो कांप रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या ये हो गया? ऑलमोस्ट, अभी थोड़ा और बाकी है। मैं अब और नहीं झेल सकती। उसने मेरी तरफ किसी डरे हुए हिरन के बच्चे की तरह देखा और मैं हंसे बिना नहीं रह पाया। मुझे अभी तुम्हारी चोट पर पट्टी बांधनी है, प्लीज बांध दो। जब मैंने दोबारा उसका काफ पकड़ा, फिर से सुगड़ गई। दर्द के बाद उसकी पूरी बॉडी एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गई थी। अन्य रूम में कोई साफ कपड़ा ढूंढा पट्टी बांधने के लिए, पर वहाँ सिर्फ गंदी बेडशीट थी जिस पर वो लेटी थी। मैंने उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई साफ कपड़ा है। वो ब्लश करने लगी और उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक फाइन व्हाइट सिल्क का टुकड़ा निकाला, एक ऐसा रुमाल जो उसकी माँ ने अपने हाथों से बुन कर दिया था। मैं साफ बता सकता था कि ये किसी बहुत प्राइवेट चीज के लिए थी, एक सुहागरात की निशानी। पर मैंने बस उसको लिया, सूंघ कर चेक किया कि वो साफ है या नहीं और उसकी चोट पर बांधना शुरू कर दिया। वो एम्बेरेस्ड भी थी और खुश भी लग रही थी। मैंने पहले उस सिल्क को गर्म पानी में उबाला, छोड़ा और फिर ठीक से उसकी पट्टी बांधी। के बाद मैं लहसुन का रस बनाने के काम पर लग गया। पहले मैं सोच रहा था कि पेनिसिलिन उगाने की कोशिश करूं, पर इसमें बहुत लंबा टाइम लगता और इस गंदी हालत में मैं शायद टॉक्सिक मोल्ड उगा बैठता। मैंने सेफेस्ट ऑप्शन चुना, गार्लिक से एलिसिन बनाना। ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है और बॉडी के लिए अब्सॉर्ब करना आसान होता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 घंटे लगे। मुझे गार्लिक एंजाइम्स को रफली 50 डिग्री पर ब्रेक करना था
उसे अपनी डिस्टिल्ड की हुई अल्कोहल के साथ मिक्स करना था, उसे गर्म करना था और फिर उसमें से इम्प्योरिटीज को फिल्टर करके निकालना था। मैं वहाँ मिट्टी के बर्तनों और बाउल्स के साथ लगातार काम कर रहा था और जब भी कुछ सही होता मैं खुशी से ला पड़ता और उसी को विक्ट्री साइन दिखाता। उसे मेरे इस गेस्चर का मतलब बिल्कुल नहीं पता था, पर वो ये सब बड़ी बड़ी हैरान आंखों से देख रही थी। मैं उस एक्सट्रैक्ट को थोड़ा सा उसकी चोट पर लगाया, फिर एक चम्मच भरकर इसे पीने को दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया। तुम्हें डर नहीं लग रहा था कि मैं अभी कोई जहर बनाना होगा? मजाक किया। वो मुस्कुराई। मैंने आज तक किसी को अपने सामने ही जहर बनाते हुए नहीं देखा। हम दोनों हंसने लगे और फिर अचानक एकदम शांत हो गए। हमारी आंखें लोक हो गई। एक टूटी हुई दुनिया में दो अकेले लोग, और हमारे बीच में अचानक कुछ स्पार्क हुआ। मैं धीरे से आगे झुका। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पलकें हल्की हल्की कांप रही थी। मैंने उसे एक लाइट सा किस दिया। तुम्हारा पैर जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, मैंने उससे कहा। उसने अपनी बाहें मेरी कमर की चारों तरफ डाल दी और उसके चेहरे पर खुशी के मारे ग्लो आ गया। सच में आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे थैंक यू कहूँ। मैं उसे वैसे ही पकड़े रहा। मैंने उसे करीब किया और उसकी पीठ से हिलाने लगा। ये थैंक यू कहना आसान है, बस इस बात का ध्यान रखना कि 1 साल बाद मुझे गुलामों की लाइन में ना भेज दिया जाए। उसने शर्माते हुए अपना चेहरा मेरे सीने में छिपा लिया और हल्के से हाँ में जवाब दिया। हम थोड़ी देर वैसे ही रुके रहे, एक दूसरे की हार्ट बीट सुनते हुए। मुझे एक ऐसी शांति फील हुई जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, और इतने करीब से। मुझे रियलाइज हुआ कि उन गीले कपड़ों के अंदर वो उतनी पतली नहीं थी जितनी लग रही थी। ये रियल कर्व्स थे। पर ये रोमांटिक मूवमेंट ज्यादा देर नहीं टेका। ठंडी हवा का एक जोर का झोंका घर के आर पार निकल गया और यूशी बुरी तरह कांप गई। इन्फेक्शन ने उसे कमजोर कर दिया था और ठंड उस पर भारी पड़ रही थी। मैंने आसपास देखा। हमारे पास कुछ नहीं था, न कंबल न बेडिंग। मेरा सब कुछ बस मेरी बॉडी पर पहने हुए कपड़े ही थे। यहाँ तक कि मैं खुद से उस घास वाले बेड पर ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, जबकि मुझे तो जंगलों में ऐसे रफ हालात की आदत थी। यूशी जैसी नाजुक लड़की के लिए ये बहुत मिजरेबल था। एक कड़ी सर्दियाँ थी और वुहान एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ में था। बर्फ बाहर एक मोटी लेयर में जम गई। मुझे फाइनली समझ आ गया, गरीबी और ठंड हमेशा साथ क्यों चलते हैं। सर्दियां सच में गरीबों की जान ले लेती है। यहाँ तक कि 21st सेंचुरी में मेरी पूरी पुरानी दुनिया में भी ये सब सच था। अब सर्वाइवल सबसे पहले था। खुशकिस्मती से इस ओरिजिनल बॉडी का अंटर ओनर था और उसने दीवार पर एक वेल मेंटेन्ड बांस के सींग का धनुष छोड़ रखा था। मैंने अपनी फटी हुई कॉटन की जैकेट उतारी और यूशी के ऊपर डाल दी। मैंने अपना चाकू भी उसके पास छोड़ दिया। यहाँ आराम करो, मैं शिकार करने जा रहा हूँ। तो किए। उसने अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन हेयर पिन निकाला। उसने उसे मेरे हाथ में दबा दिया। मैं कल हिशियावा सिटी से आई हूँ। पहाड़ बर्फ में दबे हुए हैं और बाहर भेड़ी है। यह बाघ दिख सकते हैं। प्लीज पहले इसको गिरवी रखिए आए। मौसम ठीक होने के बाद शिकार कर लेना। मना करना चाहता था, पर इसकी आंखों में इतना दृढ़ निश्चय था कि मैं उसे रोक नहीं पाया। मैंने वो पिन ली, उसे खास कर पकड़ लिया। यूशी, आई एम सॉरी। तुमने अभी मुझसे शादी किया और मैं पहले ही दिन तुम्हारे दहेज गिरवी रख रहा हूँ। उसने हल्के हाथों से मेरे कपड़ों से धूल झाड़ी। आप मेरे पति हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी आगे की लाइफ बेहतर ही होगी। थोड़े से पैसे कुछ भी नहीं है। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी मुझे यही करने से को कहती। यूशी, तुम सच में कमाल की हो। मेरे सीने में कुछ उफान लेने लगा और मैंने उसे दोबारा किस किया। हमने एक दूसरे को काफी देर तक गले लगाए रखा, इससे पहले कि मैं दूर हुआ। जल्दी घर आना, मैं खाने के लिए आपका वेट करूंगी, उसने कहा। जरूर, कहकर मैं वहां से चला गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उसका कर्जदार हूँ। हमारी ठीक से शादी तक नहीं हुई थी और वो हमारे पेट भरने के लिए अपनी आखिरी निशानी दे रही थी। मैं ऐसी औरत को कभी निराश कैसे कर सकता था। मैंने हेयर पिन को अपने कोट में रखा, धनुष और तीरों का गुच्छा पीठ पर लादा, थोड़ी रस्सी उठाई और साउथ में ईगल माउंटेन की तरफ निकल पड़ा। वहाँ शिकार मिलना कम हो गया था। असल में इस बॉडी का ओरिजिनल मालिक लू, इसलिए ही तो भूख से मरा था। मुझे कोशिश करनी थी। घर पर रखा 20 पाउंड मिलेट्स मेरी भूख के हिसाब से शायद 7 दिन चलता और बिना मीट के मैं उसे और भी जल्दी खत्म कर देता। या ऐसे ही खाली बैठकर सप्लाईज खत्म होने का वेट नहीं करना था। मुझे सिचुएशंस को कंट्रोल करना पसंद है। जब काम निकलवाने की बात आती है तो मैं किसी भी दुनिया में बेस्ट रहा हूँ। ऐसे ही थोड़ी मैं सबसे यंगेस्ट होकर सोल्जर किंग बना था। गाँव के ठीक बाहर मुझे एक पुराने पेड़ के नीचे और
औरतों का एक ग्रुप मिला जो चुगलियां कर रहा था। वो गांव का इंटेलिजेंट नेटवर्क थी, उन्हें सबकी खबरें रहती थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा उनकी आंखें चमक उठी। लू, हमने सुना है तुमने एक बहुत ही प्यारी बीवी से शादी की है, तुम उसे बाहर क्यों नहीं लाते ताकि हम भी उसे देख सकें। प्यारी, ये तो बहुत छोटा वर्ड है। वो किसी अमीर नोबलमैन की बेटी की तरह गोरी है, लेकिन इतनी सॉफ्ट कि तुम निचोड़ कर पानी निकाल लो। औरत ने मजे लेते हुए कहा। भी दामा, ओल्ड पाई हो की माँ। इसकी जुबान हमेशा की तरह तीखी थी। उसने अपनी तिकोड़े। बड़ी बुरी बात है कि वो एक डैश है। जब मैंने उस दामा को मेरी बीवी के बारे में वो शब्द बोलते हुए सुना, मेरे अंदर से कुछ टूट गया। मैंने अपना धनुष निकाला और तीर सीधा उस औरत की दोनों आंखों के बीच एम कर दिया। तो चीखी और डर के मारे जमीन पर केवल गिर पड़ी। के सब एकदम शांत हो गए। मैंने एकदम ठंडी आवाज में सबको चेतावनी दी, अगर किसी ने मेरी बीवी की बेइज्जती करने की दोबारा हिम्मत की तो मैं उसे जमीन में गाड़ दूंगा। उन्होंने पागलों की तरह हाँ में सर हिलाया। डर के मारे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सिर्फ मेरी पड़ोसी एनी चू वहाँ शांत खड़ी थी। उसने ऑफर किया था कि जब तक मैं बाहर हूँ वो यूशी का ख्याल रखेगी और मुझे पहाड़ों में केयरफुल रहने को कहा। मैंने उसे थैंक यू कहा और निकल पड़ा। ईगल माउंटेन पहुंचने में मुझे आधा घंटा लगा। पहाड़ के बेस पर बर्फ में हर तरफ खतरों के निशान थे। दूसरे शिकारियों ने ऑलरेडी उस एरिया को क्लीन कर दिया था। मुझे और गहराई में जाना था। हर कदम से साफ बर्फ मोटी होती जा रही थी। मेरे पैर अब धंस रहे थे। अच्छा हुआ कि मैंने अभी तक वो डियर स्किन वाले जूते पहने हुए थे जो मेरी माँ ने 2 साल पहले बनाए थे, वरना मेरे पैर जमकर सॉलिड बर्फ बन चुके होते। मैंने सख्त छाल के 2 टुकड़े काटे और रस्सी से उन्हें अपने जूतों पर बांध लिया ताकि मेरा वजन उस बर्फ पर फैल सके। एक शिफ्ट स्नो शूज, मैं उन्हें नीचे की तरफ स्लाइड भी कर सकता हूँ। तो मेरी स्पीड बढ़ गई। जब मैं अकेला था मैंने उस हॉर्न बो के साथ अपनी एक्यूरेसी टेस्ट की। मेरी पुरानी लाइफ के किसी भी कंपाउंड बो से ये कहीं ज्यादा भारी था। मेरी ताकत के बावजूद इसे पूरी तरह खींचना मुश्किल था। 20 मीटर पर मेरा पहला शॉट करीब 2 सेंटीमीटर मिस हो गया। नॉट गुड इनफ। मैंने शूट करना जारी रखा, तीर वापस लाता और फिर शूट करता। 30th तीर तक आते आते मैं 50 मीटर दूर एक पेड़ के तने को हिट कर रहा था और वो भी 1 सेंटीमीटर से कम एरर के साथ। हाँ, ये ठीक है। फिर मैं पानी ढूंढने निकल पड़ा। जहाँ पानी होता है वहाँ शिकार होता है। आधा घंटा और चढ़ने के बाद मुझे पहाड़ के अंदर एक हॉट स्प्रिंग मिला और वहाँ पानी के किनारे एकदम अलर्ट खड़ा था एक डियर, एक बड़ा मेल बारहसिंगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यहाँ एक हिरन किसी सोने की खान से कम नहीं था। खाने के लिए मीट, उसकी सींग और ऊन यूशी को रिकवर करने में हेल्प करेंगे और उसकी खाल से बनने वाले गर्म कपड़े हमारे लिए सर्दियों में जिंदा रखने के लिए बढ़िया है। मैं पेड़ों के बीच से रेंगता हुआ पोजीशन में आ गया, खुद को बिल्कुल इनविजिबल कर दिया। हिरन काफी चौकन्ना था। वो पूरे 5 मिनट तक आसपास देखता रहा इससे पहले कि उसने पानी पीने के लिए अपना सिर नीचे किया। पर मैं अभी भी नहीं हिला। अपने एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ जब तक शिकार की तरह सेटिस्फाई नहीं हो जाता वो वनरेबल नहीं होता। मैंने उसके पानी पीने का वेट किया। जब उसने सर पर उठाया मैंने अपना दस्ताना उतारा, हवा को रीड किया, डिस्टेंस कैलकुलेट की और एक ही सांस में खड़ा हुआ, धनुष खींचा और तीर छोड़ दिया। तीर ठीक 35 मीटर की दूरी से उस हिरन की खोपड़ी को चीरते हुए अंदर धस गया। वो अपने पूरे इंस्टिंक्ट्स पर कुछ डजन मीटर की दूरी पर भागा इससे पहले कि वो पूरी तरह गिर गया। दौड़कर वहां गया और उसका गला काट दिया ताकि उसका दर्द जल्दी खत्म हो सके। हिरन का वजन कम से कम 200 पाउंड था। हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा मीट। बचा हुआ मीट मैं ट्रेड भी कर सकता था, पर जैसे ही मैं इसके सर से तीर निकालने के लिए बढ़ा दुश्मन ने गोली मार दी और मैं इन सिचुएशन में ट्रेन हुआ एक एक इंस्टिंक्ट मेरे दिमाग में आने लगी। तुरंत खुद को 5 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ फेंका। एक तीर जो ठीक मेरे सर के पीछे के लिए एम किया गया था वो सन्नाटा हुए मेरे पास से गुजरा और बर्फ में धंस गया। मैंने जमीन पर हिट किया और जिगजैग पैटर्न में रोल करते हुए सबसे करीबी पेड़ के पीछे छिप गया। उस तीर के एंगल से मैंने तुरंत अटैकर की पिन पॉइंट पोजीशन निकाल ली। जो कोई भी वहाँ था वो मुझसे ज्यादा देर से वहाँ था, शांति से वेट कर रहा था। शायद मुझे मारकर मेरा सब कुछ चुराने का प्लान था, पर उसने गलती कर दी। जब उसने पेड़ों के बीच अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश की तो हरी बर्फ ने उसकी स्पीड स्लो कर दी। मेरे पास मेरे स्नो शूज थे, मैं उससे ज्यादा फास्ट था। मैंने अपना मौका ढूंढा, बो खींचा और तुरंत तीर ठीक उसकी छाती के आर पार निकाल दिया। तो जमीन पर गिर पड़ा। बाहर मैं भागकर उसके पास नहीं गया, मैं सबक सीख चुका था।
मैंने उसे जमीन पर रेंगते हुए देखा और फिर उसकी बॉडी में कुछ और तीर दाग दिए। मैं उस पूरे एरिया का सर्कल चक्कर लगा चेक करने के लिए कि कहीं कोई और दुश्मन आसपास तो नहीं छिपा है। जब मैं पूरी तरह श्योर हो गया कि रास्ता साफ है, तभी मैं उस लाश के पास गया। वो आदमी मुंह के बल लेटा हुआ था। मैंने अपना धनुष एक आखिरी बार खींचा और ठीक उसके दिल वाली पोजीशन पर तीर शूट कर दिया। लाश ने एक चीख निकाली और वो वहीं मर गया और उसका वो मरने वाला नाटक खत्म हो गया। असल में वो अब इस आखिरी तीर से ही मरा था। तो शायद यकीन ही नहीं हुआ होगा कि कोई इतना ज्यादा केयरफुल भी हो सकता है। मैंने उसे पलट कर देखा। ब्लोंड बाल, नीली आंखें, मुड़ी हुई नाक और कच्चे चमड़े का आर्मर पहना हुआ था। बॉर्डर के उस पार के बारबेरियंस दुश्मनों का एक वुआन सोल्जर था। मुझे उस एम्बुश की वजह समझ आ गई थी। मुझे पता था कि वुआन सोल्जर्स बॉर्डर कभी अकेले क्रॉस नहीं करते। अगर एक यहाँ था तो आसपास भी और होंगे, और अगर इसने वापस अपना सेफ्टी सिग्नल नहीं भेजा तो इसके साथ ही सस्पिशियस हो जाएंगे और पंशिन विलेज पर अटैक कर देंगे। मैंने मरे हुए आदमी का आर्मर उतारा, उसकी तलवार, तीर और शीप स्किन अपने पास रख ली। फिर उस एक हिरन को अपनी पीठ पर उठा लिया। वहां से निकलने से पहले मैंने उस हिरन का खून निकाल लिया, कुछ इसलिए ताकि मीट जल्दी से खराब ना हो और कुछ इसलिए ताकि वजन हल्का हो सके। मैंने अपने वाइन पाउच को खून से भर लिया, सीधा उस हिरन की गर्दन से इतना खून पी सकता था उतना क्या, और बाकी का बचा हुआ खून उस वुआन सोल्जर की लाश पर डाल दिया। उनकी महक भेड़ियों को वहां ले जाएगी और सबूत को मिटा दे। गर्म खून मेरी रगों में दौड़ने लगा और मेरी जमी हुई हड्डियों में तुरंत गर्मी फैल गई। मुझे अब स्ट्रॉन्ग, अलर्ट और रेडी फील हो रहा था। मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और जितनी जल्दी हो सके घर की तरफ भागा। वापस आने में मुझे 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। जब मैंने आखिरकार कुशिन विलेज की चिमनियों से धुआं उठते हुए देखा तो मेरे यहाँ आराम से सांस ली। गाँव वाले लकड़ियां जमा करके वापस जा रहे थे। पास ही इशुआ में कोयला निकाला जाता था, पर गवर्नमेंट ने उसके प्राइस इतने कंट्रोल करके रखे थे कि हम लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इससे बचने के लिए बस लकड़ी काटना ही हमारा एक आखिरी सहारा था। लोगों ने मुझे हिरन उठाते हुए देखा और उन्हें मेरे चारों तरफ भीड़ जमा कर ली। वो अपने हाथ उस हिरन पर फेरने लगे। लो, तुम सच में अपने बाप से भी ज्यादा बेहतर निकले। वो भी कभी इतना बड़ा शिकार नहीं ला पाए। हमें भी बताओ ये कहाँ मिला, हम भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। और तभी शियाओ लुआफू ओल्ड 5 उस भीड़ में से सांप की तरह रेंगते हुए आया और उसने मुझे सजेशन दिया कि मुझे उस मीट को बस सबके साथ बांट लेना चाहिए और वो बाद में मुझे इसकी कीमत चुका देगा। दूसरे लोग भी इस बात पर तुरंत कूद पड़े। मान जाओ लू, तुम्हारे पास एक इतनी प्यारी बीवी और एक इतना बड़ा, और क्या तुमने भेड़ की खाल पहनी है? थोड़ा हमारे साथ भी शेयर कर लो। मैंने उन्हें एक कोल्ड लुक दिया। इसे मैंने पकड़ा है, मैं तुम्हें क्यों दूं? खुद जाओ और शिकार करो। और हाँ, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, पहाड़ों में मेरा सामना एक वुआन सोल्जर से हुआ था। 1 सेकंड के लिए सब एकदम शांत हो गए। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। पर फिर शियाओ लुआओ ओल्ड 5 हंसने लगा। तुम एक वुआन सोल्जर से बचकर आ गए। वो लोग 100 लोगों की फॉर्मेशन को अपने 3 से 5 फाइटर्स के साथ काट कर रख देते हैं। तुम उनके सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक सकते। बाकी लोग भी रिलैक्स हो गए और मेरा मजाक उड़ाने लगे। एंड वेटनर्स तक एक अकेले वुआन स्काउट से मुश्किल से बच पाते हैं, और तुम चाहते हो हम मान ले कि तुम उनसे मिले थे? ये बस मीट अकेले खाने के लिए झूठ बोल रहा है। तभी लगभग 10 साल की एक छोटी बच्ची हपती हुई मेरे पास आई। वो एनी चू की पोती है। सुन हुआ, बिग ब्रदर लू, आप फाइनली वापस आ गए। ने प्यार से उसके बाल सहलाए। हुआ, तुम फिर से लकड़ियां जमा करने आई हो? गुड गर्ल। उसने हाँ में सिर हिलाया। ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ वेट करने के लिए कहा था। अगर आप अंधेरे होने तक नहीं आते तो वो लोगों को पहाड़ में आपको ढूंढने के लिए भेजती। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने एनी क्यू को सिर्फ यूशी का ध्यान रखने को कहा था, पर वो मेरी भी फिक्र कर रही थी। ने बाकी सबको इग्नोर किया और हुआ को देखकर मुस्कुराया। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा मीट रोस्ट करूंगा। आंखें बड़ी हो गई। मुझे भी मीट मिलेगा? मैंने उसकी पीठ से वो बास्केट उतारी जो लगभग उसके वेट जितनी बड़ी थी और कहा, ऑफ कोर्स तुम्हें मिलेगा। उसकी आंखों में तो चमक आ गई थी। आखिरी बार उसने मीट 3 साल पहले खाया था, जब उसका बाप एक बैटल जीतने के बाद थोड़ा भेड़ का मांस लाया था। कि माँ सालों से खांस रही थी और भारी काम नहीं कर सकती थी। उस लैम का सूप पीने के बाद उसकी माँ की खांसी कुछ दिन के लिए ठीक हो गई थी। साफ देख सकता था कि हुआ उम्मीद कर रही थी कि शायद इस हिरन के मीट से उसकी माँ की तबीयत फिर से ठीक हो जाएगी। हम ज्यादा दूर नहीं गए थे कि तभी एक आवाज ने हमें रोका। लू, क्या तुम इस हिरन का टैक्स देने वाले हो? नहीं, ये जिनबो था, गांव का सबसे बदमाश गुंडा जो अपनी गैंग के साथ गांव के एंट्रेंस पर बैठा था।
वो गांव में आने वाले किसी भी इंसान को लूटते थे, उनके बैग्स चेक करते थे कि कोई कीमती चीज तो नहीं है। मैं चलता रहा। जिनबो दौड़कर आया और उसने मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। ओए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, डरा है क्या? वाहुआ ने डरकर मेरी शर्ट पकड़ ली और मेरे पीछे छिप गई। तुम लोग कुछ नहीं हो, मैंने कहा। मैं मुझ पर टैक्स लगाने का कोई हक नहीं है, मेरा रास्ते से हट जाओ। उसका साथी वोंग हाओ एक घिनौनी हंसी के साथ आगे आया। हमने सुना है कि तुझे एक बड़ी प्यारी बीवी मिली है। तेरे पास कोई माँ बाप तो है नहीं जो तुझे सिखाए कि सुहागरात में क्या करते हैं। शायद हमें तेरी मदद करनी चाहिए। मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। ये आवाज पूरे गांव में किसी पटाखे की तरह गूंजी। वोंग हाओ हवा में उड़ता हुआ गया और कई मीटर दूर जाकर गिरा। आसपास सब लोग जम गए। उस आदमी का वजन 100 पाउंड से ज्यादा था और मैंने उसे अपने एक खुले हाथ से हवा में उड़ा दिया था। वो रेंगता हुआ खड़ा हुआ, मुझे पूरी नफरत से देखता हुआ और चिल्लाया, ये हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? लड़को मारो से। पर जिनबो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो वोंग हाउ जितना बेवकूफ नहीं था। मैंने उस थप्पड़ का मतलब देख लिया था। उस थप्पड़ के पीछे जिस लेवल की आर्म स्ट्रेंथ थी, उनमें से कोई भी उसे मैच नहीं कर सकता था। गांव वाले खुशी से तालियां बजाने लगे। बहुत बढ़िया मारा। सालों से हम इन गुंडों की पिटाई देखना चाहते थे। पुराना लू एक कमजोर आदमी था जो पलटकर कभी जवाब नहीं देता था, इसलिए इन गुंडों ने कभी उसे मुक्का मारते नहीं देखा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो भागकर सबके सामने अपनी इज्जत गवाए या वहां रुककर मिठाई खाएं। मैं उनकी तरफ बढ़ने लगा और तभी मैंने एक आवाज सुनी, दूर से घोड़ों के चलने की आवाज। गांव में सब उस आवाज को पहचानते थे। 3 वन हॉर्समैन गांव के एंट्रेंस से धूल उड़ाते हुए अंदर घुसे। इनके हाथ में कर्व्ड सोर्ड्स और धनुष थे। वन कैवेलरी, भागो! कोई चीखा और पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। लोग हर डायरेक्शन में भागने लगे। एक तीर आकर ठीक जिंगबो के पैर के पास जमीन में धंसा। डर के मारे चिल्लाया और चारों पैरों पे रेंगने लगा। मैं तेजी से हिला। मैंने हुआ को पकड़ा, उस तीर से बचाया जो उसकी जान ले लेता, उसे सेफ जगह की तरफ धकेल दिया। घर भागो, अपनी ग्रैंडमा और मेरी बीवी को कहो तुरंत यहाँ से निकले, मैंने उससे कहा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था पर उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी टोकरी वहीं छोड़कर भाग गई। मैंने वो सब कुछ उतार कर फेंक दिया जो मेरा वजन बन रहा था। गांव के एंट्रेंस वाले उस बड़े एल्म ट्री के पीछे छुप गया। अपना धनुष खींचा और सबसे आगे वाले राइडर के माथे पर एम करके फायर कर दिया। ये वाला राइडर बहुत शार्प था। उसने शॉट को आते हुए सेंस कर लिया और अपना सर 1 इंच साइड में झटक दिया। मेरा तीर उसके चेहरे को चीरता हुआ उसके कान को फाड़ता हुआ निकल गया। खून किसी लाल फूल की तरह हवा में उड़ा। मैंने अपने रुइंड कान पर हाथ रखा, खून को अपने चेहरे पर मेयर किया। गुस्से से दहाड़ा, यहाँ एक आर्चर है, इसी ने 4th ब्रदर को मारा था, इस गांव में सबको मार डालो। सब कुछ सेकंड्स में हो गया। वो 4 वंस राइडर्स अंदर से 40 मीटर आ चुके थे और जो लोग भागने में स्लो थे उन पर तीर बरसा रहे थे। एक ओल्ड वुमेन जिसे मैं जानता था, वो गर्मियों में स्ट्रॉ सैंडल्स बनाती थी। घर पर उसका एक छोटा पोता था। उसकी पीठ में एक तीर लगा और वो मुंह के बल मिट्टी में गिर गई। की आंखें ग्रे पड़ गई जैसे ही उसकी लाइफ उसकी बॉडी से निकल गई। तभी मैंने अपने पीछे से एक छोटी सी आवाज सुनी। मैं मुड़ा और मेरा खून जम गया। जिंगबो, वो कायर गुंडा, उसने छोटे हुआ को पकड़कर अपनी पीठ पर एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रहा था। एक तीर हुआ की छाती को चीरकर उसके आर पार निकल गया था। मैंने दुनिया की हर एक गाली उस गुंडे को दी पर उसे बचाने का टाइम नहीं था। राइडर सिर्फ 10 मीटर दूर थे। मैंने अपने धनुष को खींचा और स्ट्रिंग को इतनी पीछे तक खींचा कि जितनी वो जा सकती थी। एड्रेनालिन मेरी बॉडी में फ्लो करने लगा। उनमें से एक ने चिल्लाकर दूसरे को वार्निंग दी पर उनसे गलती हो गई। उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया था कि मेरे तीर धीरे चलते हैं। आधे सेकंड में मेरा एक तीर सीधा राइडर के फोरहेड में जाकर घुस गया। अपने घोड़े से नीचे गिरा। उसकी आंखें अभी भी खुली थी, मौत में भी मुझे ढूंढ रही थी। मैंने तुरंत दूसरा तीर भी चलाया। बाकी 2 राइडर सब ठीक मेरे सर के ऊपर थे। एक ने अपनी तलवार सीधा मेरी खोपड़ी पर स्विंग की। मेरे पास ठीक से एम करने का टाइम नहीं था। मैंने अपने प्योर इंस्टिंक्ट्स पर शूट किया और खुद को एक फॉरवर्ड रोड में आगे की तरफ फेंका। राइडर ने अपनी तलवार से मेरे तीर को ब्लॉक कर दिया। टील से चिंगारियां उठी। दूसरे वाला सीधा मेरी तरफ चार्ज करते हुए आया। से पागल, तू छोटे कीड़े, मैं तुझे मार डालूंगा। वहां लोगों के लिए हमारी कोई औकात नहीं थी। वो हमें 2 टांग वाली भेड़े बुलाते थे। उनका खाना खत्म हो जाता, वो हमें पकाकर खा लेते थे और यहाँ मैं एक मामूली सा सिविलियन उनकी वॉरियर्स को एक एक कर
मार रहा था, ये उनकी आंखों में माफ करने लायक नहीं था। कि तलवार मेरा सर फाड़ने ही वाली थी। वो ऑलरेडी मुस्कुरा रहा था और तभी इस स्माइल वहीं फ्रीज हो गई। अपने रोल के दौरान मैंने उस मरे हुए वुआन सोल्जर की तलवार निकाल ली थी तो मैं पहाड़ों से लाया था। मैंने उसे ऊपर की तरफ स्विंग किया और उस राइडर का पूरा बाजू काट कर अलग कर दिया। आर्मर और सब कुछ चीरते हुए एकदम क्लीन कट। एक हाथ होने के बावजूद उस आदमी ने मेरे गले पर एक लेफ्ट मुक्का मारा। सच में मैदान के एक असली भेड़िया था, अपनी आखिरी सांस तक लड़ने वाला। उसने मेरे साथ एक क्लोज क्वार्टर फाइट पिक करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पहले कट के बाद कभी दूसरा चांस नहीं देता। मैंने ब्लेड को फिक किया और उसका गला काट दिया। अब खून स्प्रे होकर मेरे चेस्ट और चेहरे पर गिरा। ये सब कुछ मुश्किल से 3 हार्ट बीट्स के अंदर हो गया था। जो आदमी कुछ मोमेंट्स पहले मुझ पर हंस रहा था वो अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा। अपने आखिरी सेकंड्स में वो मेरी आंखों में देखने के लिए अपना सिर भी नहीं उठा पाया। आखिरी राइडर इतना कॉन्फिडेंट था कि उसे लगता था कि उसका साथी मुझे करीब कॉम्बैक्ट में संभाल ले, और अपनी पीठ मेरी तरफ खुली छोड़ दी। गांव में जो भी मिल रहा था उसको काट रहा था। मैं उस मरे हुए राइडर के घोड़े पर कूदा और उसके पीछे भागा। वो ऑलरेडी शिया लुआवू की माँ को मार चुका था। वही तीखी जुबान वाली औरत जिसने मेरी बीवी को गाली दी थी वो वहीं पड़ी थी। उसका चेहरा डर से ऐंठ गया था। शिया लुआवू चीख रहा था, के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस घुड़सवार की तरफ दौड़ पड़ा। वन सोल्जर ने उसे सीरियसली तक नहीं लिया। उसने उस कुल्हाड़ी को अपने सर को हल्का सा झुकाकर डॉज कर लिया और अपनी तलवार शियाओ लियाओ की तरफ स्विंग की, पर मेरा तीर हवा में उड़ता हुआ गया और उसकी तलवार से बीच रास्ते में टकरा गया। तो उसके हाथ से झटक कर दूर गिरा दिया। मैंने घोड़ा उसके पास दौड़ाया और चिल्लाया, तेरी लड़ाई मेरे साथ है वांग डॉग। ने उस घोड़े को घूरा जिस पर मैं बैठा था और उसे पहचान लिया। तुमने फाबू को मार दिया। मैंने एक और तीर उसकी तरफ एम किया। ते बहुत हो गई, मैं तुझे उसके पास भेज रहा हूँ। उसने एक ओल्ड वॉरियर ट्रिक ट्राई की। उसने मुझे घोड़े से उतार कर एक ईमानदार मैन टू मैन फाइट की डिमांड की कि वो अपने वेपन्स खो चुका था। की बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसकी छाती में एक तीर गाड़ दिया था। वो जमीन पर गिरा और मुझे पूरे गुस्से के साथ घूर रहा था। ने मुझ पर धोखे से हमला किया है, इसमें कोई सम्मान नहीं है। मैं घोड़े से उतरा, उसके पर खड़ा हुआ, उसके मुंह पर थूक दिया। सम्मान? तुम्हें सम्मान के बारे में पता भी है? तुम निहत्थे लोगों को मारते हो तब कहाँ चला जाता है तुम्हारा सम्मान? ये मुझसे फेयरनेस की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शियाओ लुआओ की तरफ मुड़ा और वो अपनी माँ की बॉडी के पास रो रहा था। मैंने उसे कहा, रोने से वो वापस नहीं आएगी। अगर तू मर्द है तो यहाँ आ और इसे खुद मारकर खत्म कर। वो खड़ा हुआ, उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। जब उसने जमीन पर पड़े उस मरते हुए वुआन सोल्जर को देखा तो वो हिचकिचाने लगा। दूसरे गांव वाले अपनी छुपने की जगहों से झांकने लगे थे। उन्होंने देखा कि दुश्मन अभी भी जिंदा है तो वो वापस अंदर छिप गए। मुझे बहुत निराशा फील हुई, पर मैं समझ सकता हूँ ये वुआन सोल्जर सुपर वुमेन नहीं है, बस खतरनाक है। लड़ते हुए मरने को तैयार थे। अरे लोग पैदाइशी कमजोर नहीं थे, सालों से चली आ रही उन मिलिट्री डिफीट्स का नतीजा था जिसने की आत्मा को तोड़ कर रख दिया था। डर इनकी हड्डियों में जा चुका था। मैं आगे बढ़ा और एक ही स्विंग में उस आखिरी राइडर का सर धड़ से अलग कर दिया। फिर मैंने शियाओ लुआओ की तरफ देखा और सांस छोड़ी। कहने के लिए कुछ बचा नहीं था और तभी मैंने उसकी आवाज सुनी। पैनिक रोती हुई, हस्बैंड हस्बैंड की मेरी तरफ लड़खड़ाती हुई आ रही थी। बुरी तरह टंगड़ा रही थी, धूल में सनी हुई थी। तक पहुंचने से पहले ही वो जमीन पर गिर पड़ी। भागकर उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ क्या? सारे वुआन मर गए? उसने डरते हुए पूछा। हाँ, वो वुआन मर चुका है, ने कोल्ड आवाज में कहा, पर एक बूढ़ा अभी भी जिंदा है। मेरी आंखें उस भीड़ को स्कैन करने लगी, जिंबो को ढूंढते हुए। कचरे ने उस 10 साल की बच्ची को तीर खाने पे मजबूर किया जो उस गुंडे का था। ऐसा आदमी जो बच्ची को ढाल बनाए, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। पागलों की तरह जिंबो को ढूंढ रहा था, पर उस हरामजादे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वहाँ घायल लोग थे जिन्हें मेरी जरूरत थी, खास करके हुआ अनिचू ने हुआ को गांव के एंट्रेंस पर सिर्फ इसलिए रोका था क्योंकि मैंने उसे मेरा ध्यान रखने को कहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बच्ची वहां नहीं होती। जब बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। यूशी, जो दवा मैंने आज सुबह बनाई थी, क्या वो बची है? जल्दी लेकर आओ, मैंने चिल्लाया और भीड़ को चीरते हुए भागा। एनी चू और हुआ की माँ उस बच्ची का सर अपनी गोद में रखकर बुरी तरह रो रही थी। मैं उनके पास घुटनों के बल बैठा और
गाँव चेक किया। बिग ब्रदर लू ने फुसफुसाते हुए कहा, वाह गुड गर्ल, मैं इसे ठीक कर दूंगा, बस सोना मत, ओके। उसने हल्के से नाम में सर हिलाया। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? क्या आप मेरी माँ और ग्रैंड माँ को थोड़ा मीट दे सकते हैं? मीट खाने से माँ की खांसी ठीक हो जाती है। ये सुनकर उसकी माँ पूरी तरह टूट गई और जोर जोर से रोने लगी। आसपास खड़े गांव वाले भी ये सीन देख रहे थे और अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। हाँ, बच्चों का मरना आम बात थी, पर वो अभी 10 साल की भी नहीं थी। कोस वो मीट खाएगी और तुम भी खाओगी। आज रात हम सब एक साथ मीट खाएंगे। मैंने उसके चेहरे पर एक फेंट स्माइल आते देखी। मेरा हाथ जितनी तेजी से चल सकता था मैंने चलाया। तीर उसकी छाती के ठीक आर पार निकल गया था, पर किसी चमत्कार से उसके किसी भी ऑर्गन को छुआ तक नहीं था। प्रॉब्लम सिर्फ ब्लड लॉस की थी। वो ऑलरेडी कमजोर थी और उसने बहुत खून खो दिया था। मैंने उसकी माँ को उसे खासकर पकड़ने को कहा। शहर के डॉक्टर्स भी ऐसे घाव को ट्रीट करने से हार मान लेते, पर जब उसकी माँ ने मेरी आंखों में वो आग देखी तो उसने वही किया जो मैंने कहा। मैंने एक ही झटके में तीर के आगे का हिस्सा काटा और शाफ्ट को ठीक पीछे से खींच कर निकाल दिया। वह हुआ दर्द से तुरंत बेहोश हो गई। खुला हुआ कपड़ा दो, मैं चिल्लाया। एनी चू एक मिट्टी के बर्तन में गर्म पानी लेकर आई। मैंने जलने की परवाह किए बिना हाथ सीधा उस गर्म पानी में डाल कपड़ा निकालते निचोड़ा और हुआ के गांव पर कर बांध दिया। यूशी गार्लिक एक्सट्रैक्ट लेकर आई। मैंने चम्मच से हुआ का मुंह खोला और उसे वो दवा पिला दी। वो जिंदा बचेगी या नहीं ये किस्मत पर था। जब मैंने ये सब खत्म किया मेरा चेहरा पत्थर की तरह ठंडा पड़ गया था। मैंने अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट कभी फील नहीं की थी। वाओ, वुआन कैलपेलरी तो चलो दुश्मन थे, पर जिनबो ने अपनी जान बचाने के लिए एक मासूम को हल बनाया था, ये किसी दुश्मन से भी घिनौनी चीज थी। दूसरे घायल लोगों की फैमिली ने जब देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ तो वो सब मेरे चारों तरफ घुटनों पर गिर गए। तू हमारी बीवी को बचा लो, हमारी माँ को बचा लो, हम जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेंगे। वो सब मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे। मैं उन्हें से मरते हुए नहीं छोड़ सकता था। लोगों को उस हिरन का मांस काटने और पकाने में लगाओ। उन वुआन सोल्जर्स ने इस गांव पर हमला इसलिए किया था क्योंकि मैंने पहाड़ में उनके एक स्काउट को मारा था। अब सेल्फिश होने का टाइम नहीं था, मुझे पूरे गांव को एक साथ लाना था। मैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक गया, तीर निकाले, गांव साफ किए, पट्टियां बांधी। मेरे ऑर्डर्स के अंडर पूरा गांव काम करने लगा। पानी उबालना, मीट पकाना, आग जलाना। पहली बार इस गांव में कोई नियम दिख रहा था। तभी हमने वो आवाज दोबारा सुनी, घोड़ों की, पैरों की आवाज। बहुत सारे घोड़े। तो कोई जम सा गया और भागने के लिए तैयार होने लगा। मैं एक घायल आदमी के पास बैठा था जिसे मैं ट्रीट कर रहा था। मैंने गांव वालों पर चिल्लाकर कहा, जिन भी मर्दों में हिम्मत है एक हथियार उठाओ और मेरे साथ आओ। सबने एक दूसरे को देखा। उनका वहां से ना भागना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। उन्होंने मुझे अकेले 3 वंस राइडर्स को काटते हुए देखा था और इस चीज ने उनके अंदर कुछ बदल दिया था। पर मेरे साथ खड़े होकर लड़ना ये एक अलग ही लेवल थी। मैं चलूंगा। वो आगे आया। माँ की मौत का गुस्सा और शर्म उसके लाल चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने जमीन से एक वान तलवार उठाई। उन्होंने मेरी माँ को मारा है, मुझे बदला चाहिए। मैं भी। एक और आवाज आई। टोटल 5 मर्द आ गए, सूखे, कमजोर, कांपते हुए। मैंने उन्हें देखा और अपनी आवाज बुलंद, तुम मेरे पीछे आओगे। मैंने अपना धनुष उठाया, तलवार ली और गांव की एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़ा। 5 लोग कांपते हुए पर ठीक मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैंने उन्हें छिपने और मेरे इशारे का वेट करने को कहा और अपना तीर आगे बढ़ती हुई टॉर्च पर एम किया। वहाँ करीब 1 दर्जन राइडर्स थे। अगर वो वुआन कैवेलरी थी तो भागना भी हमें नहीं बचा पाता, यहीं लड़ना बेहतर था। जैसे ही वो रेंज में आए मैं तीर छोड़ने ही वाला था कि एक आवाज आई, कुनशिन विलेज, मैं गुआन गैरिसन का लीडर जाओ ताइशान हूँ, हम तुम्हारे सोल्जर्स हैं। मैंने अपना धनुष नीचे किया, सॉरी नहीं किया, को पहले मुझे तसल्ली करने दो। जब मैंने वहाँ वुआन गैरिसन का झंडा देखा भी मैंने दूसरों को शांत होने का इशारा किया। हमारी आर्मी आ गई थी। सबने राहत की सांस ली, पर मैं फिर भी चौकन्ना था। मुझे पता था कि ये मिलिट्री और फ्यूडल सिस्टम कैसे काम करते हैं। उनका आना कोई खुशखबरी नहीं थी और ठीक वही हुआ। सोल्जर्स ने आते ही सबसे पहले हमारे वेपन्स के साथ खड़े देखा तो हम पर गुस्सों से घूरने लगे। स्क्वाड लीडर ने चिल्लाकर कहा, तुम सब अपने घुटनों पर क्यों नहीं हो? स्क्वाड लीडर यहाँ है। शियाओ और बाकी लोग डर के मारे घुटनों पर गिर गए, पर मैंने शियाओ को पकड़ा और वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मैं घुटने नहीं टेक सकता।
वह सोल्जर को मारते मेरे घुटने में चोट आ गई थी। मैंने जोर से जवाब दिया। एक राइडर ग्रुप में से आगे आया। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। ये जियाओ यान था, कमांडर जियाओ ताइशान का वही बिगड़ा हुआ बेटा जिसने 3 दिन पहले मार्केट में औरतों को परेशान करने से रोका था। उसने भी मुझे पहचान लिया कि मैंने उसे वहां रोका था तो वो उन लड़कियों को छेड़ रहा था। क्या तुम किसान सच में मुझे ये बता रहे हो कि तुमने वन कैवेलरी को मारा है? ने ताना मारते हुए कहा। मैं यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लगा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मैंने उसके छोटे पेट की तरफ देखा, सिर्फ 10 मील की दूरी, और तुम लोग इतनी लेट आए हो। उसके सोल्जर्स गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे तो मैं बस हंस दिया। स्क्वाड लीडर, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम से एक धनुष भी ठीक से खींचा नहीं जाएगा। बात उसे चुभी। सब जानते थे कि उस रैंक पर वो सिर्फ अपने बाप की वजह से था। सोल्जर्स उससे नफरत करते थे पर कुछ कह नहीं सकते थे। तभी वो और दूसरे गांव वाले उन 3 वुआन लाशों को घसीटते हुए लाए और उन सोल्जर्स के ठीक सामने डाल दिया। वहाँ खड़ा हर एक सोल्जर कभी कभी फ्रंट लाइंस पर चढ़ चुका था। उन्हें पता था कि वन कैवेलरी कितनी खौफनाक है। एक अनआर्म्ड वन राइडर को मारने के लिए हमारे 30 मर्द लगते थे, और ये 3 वन तो लेदर आर्मर पहने हुए थे, यानी इसने भी हायर रैंक थी। इनमें से किसी एक को मारना भी रेगुलर ट्रूप्स के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल माना जाता था। किसी सिविलियन का अकेले इन्हें मारना तो दूर की बात है। जाओ यांग अपने घोड़े से नीचे उतरा, अपना मोटा पेट हिलाते हुए आया और मुस्कुराया। अपने कमांडर की बेइज्जती करना बड़ा जिगरा है तुम में। चलो देखते हैं तुम में सच में कितनी हिम्मत है। मैं अपनी जगह पर डटा रहा। मेरी तलवार नॉर्थ के वांस को मारने के लिए है, नहीं लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। ने वापस ताना मारा। ने गंदी स्माइल थी। इसने कहा, इन वुआन सोल्जर्स को तुमने मारा है। ये वुआन सोल्जर्स क्लियरली मैंने मारे हैं और मेरे आदमियों ने। जियाओ यांग पूरे कॉन्फिडेंस से झूठ बोला। यूशी मेरे वापस आने से पहले ही ये सब बातें सुन चुकी थी कि ये लोग क्या प्लान बना रहे थे। मुझे पता था कि वो मेरे किल्स चुराना और पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहते थे। यूशी ने वो लड़की बीवी को हटाया। उसके स्टेप्स लड़खड़ा रहे थे पर वो चलकर मेरे पास आई। ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, जोर से मारना, खेल जल्दी खत्म करना। सच में हैरान रह गया। मुझे लगा था वो मुझसे पीछे हटने और ऑफिसर से ना उलझने को कहेगी। इस लड़की की समझ उससे कहीं ज्यादा तेज थी जितना मैंने सोचा था। मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। जियाओ यांग ने अपना हाथ हिलाया। दर्जनों आर्म्ड सोल्जर्स अपनी तलवारें निकाल कर मेरी तरफ आगे बढ़े। टेंशन इतनी थिक थी कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। गांव वाले मेरी हेल्प करना चाहते थे पर वो डर रहे थे। आखिर ये कमांडर का बेटा था और उसके पीछे रियल सोल्जर्स खड़े थे। पर शियाओ लियाओ और वो मर्द जो मेरे साथ खड़े थे उन्होंने पीछे हटने से पूरी तरह इनकार कर दिया। इस आर्मी को कोई शर्म नहीं है, शियाओ लियाओ चिल्लाया। लू ने अकेले इन 3 राइडर्स को मारा है। एक बहुत बेहतरीन कारनामा है। तुम लोग इसे चुराने को इतने उतावले हो। डिस्कस्टिंग। आज हम तुम्हारे साथ खड़े हैं लू। ये 5 मर्द मेरे लिए अपनी गर्दन दांव पर लगा रहे थे। कुछ देर पहले एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ खड़े होने में हिम्मत चाहिए थी, पर अपनी मिलिट्री के खिलाफ खड़े होना ये लिटरली अपने सर कटवाने वाली बात थी। अरे भी जो भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई थी उनका अब कोई मतलब नहीं था। मैंने उनकी तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया और फिर वापस जियाओ यांग की तरफ मुड़ा। तुम मुझसे इसलिए दुश्मनी निकाल रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें गांव की औरतों को छेड़ते हुए पकड़ा था और अब तुम मेरा वॉर क्रेडिट भी चुराना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि गैरिसन जनरल तुम्हें सजा देगा? वो हंसा। यहाँ किसने तुम्हें मारते हुए देखा है? जहाँ तक सबको पता है मैं अपने मर्दों को यहाँ लीड करके आया और मैंने इन वांस का सफाया किया। क्या मैंने सही कहा लड़को? उसके सोल्जर्स को उसकी ही घिनौनी हरकतों पर घिन आ रही थी पर उनके पास कोई चारा नहीं था। स्क्वाड लीडर महान है, उन्होंने अपने दांत बीच कर कहा। ऐसा है क्या? मैं मुस्कुराया और तभी मैंने अपना मुंह चलाया। जियाओ यांग की बेवकूफी तो देखो। उसे पता था मैंने अकेले सोल्जर्स को मारा है तो गए, इसलिए मैंने उसे क्लोज कॉम्बैट फाइट लेने दी ताकि वो मेरे हाथ की पहुंच में आ सके। इससे पहले कि कोई पलक भी झपका पाता मैंने ठीक उसके सामने खड़ा था तो मेरे खंजर ठीक उसके गले पर दबा हुआ था। ठंडे स्टील को अपने गले पर फील करके उसकी पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। अपने सारे घमंड के बावजूद इस आदमी ने आज तक किसी असली दुश्मन का ब्लेड फेस नहीं किया था। उसकी टांगे कांपने लगी, के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। लू ठीक है, चलो बात करते हैं, कोई बेवकूफी मत करना। बात?
तुमने मुझे हथियारबंद सोल्जर से घेर लिया, ये तुम्हारा बात करने का तरीका है? मैंने उसके गले पर एक पतली सी लाइन काट दी, इससे खून की एक बूंद निकल गई। तो मैं मुस्कुराया। मैं बातचीत करना ज्यादा पसंद नहीं करता। वो डर के मारे चिल्लाया और अपने सोल्जर्स को उनके हथियार फेंकने को कहा। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। एक सोल्जर का हथियार उसकी जान होता है, वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। अपने हथियार नीचे रखो, क्या तुम लोग चाहते हो मैं मर जाऊं? जानते हो मेरा बाप कौन है? याओ ने रोते हुए कहा। एक सोल्जर ने कोल्डली जवाब दिया, आपके पिता ने हमें क्लियरली ऑर्डर्स दिए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने हथियार नीचे नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मैं जितना मुस्कुरा रहा था जियाओ यांग उतना ही डर रहा था। ठीक है, बोर्ड क्रेडिट तुम रख लो, पूरी रिपोर्ट ऑनेस्टली दूंगा। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मैंने एकदम कोल्ड आवाज में कहा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तो फिर तुम किस पर विश्वास करते हो? और तभी मेरे पीछे से एक बहुत ही तगड़ी आवाज गूंजी, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? हर कोई उस आवाज की तरफ मुड़ा। याओ यांग का चेहरा खुशी से चमक उठा। फादर मुझे बचाइए, ये आदमी बगावत कर रहा है। ये खुद कमांडर जाओ ताइशियोन थे, वही ऑफिसर जिसने बीवी चुनने वाली सेरेमनी करवाई थी। वो 100 से ज्यादा सोल्जर्स की पूरी बटालियन को लीड करते हुए वहां पहुंचा। वो अपने घोड़े से उतरे और भीड़ को चीरते हुए सीधा मेरी तरफ आए। जब वो मेरे पास पहुंचे उन्होंने जमीन पर पड़ी वान कॉप्स को देखा, फिर मुझे देखा। आवाज लड़के उन्होंने इतनी जोर से कहा कि हर कोई सुन सके, मैंने आज मार्केट में हमारे अंदर कुछ स्पेशल नोटिस किया था। लगता है मैं सही हूँ, मैंने एक बहुत ही कमाल का काम किया है। मैंने कमांडर ज्याओ ताइशोन की तारीफ सुनी, पर मैं अपना गार्ड डाउन नहीं किया। तब बेटा एक सांप था तो बाप भी वैसा ही हो सकता था, पर ऐसा लगा जैसे उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया हो। बिना गुस्सा किए उसने धीरे से अपना हाथ मेरे बाजू पर रखा और मेरा खंजर अपने बेटे के गले से दूर कर दिया। मैंने उसे ऐसा करने दिया। अगर उसने कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो मुझे उसे यही मार गिराने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑर्डर पर 5 टाउन्स थे, मैं कहीं और रहने चला जाता। मेरे पीछे खड़े वुल और बाकी लोग एक वार्निंग लाने ही वाले थे कि योशी ने उन्हें रोक दिया। इनकी जजमेंट पर विश्वास रखा। उसने धीरे से कहा, कोई तमाशा मत खड़ा करो। सिर्फ इस एक लाइन ने सबको हैरान कर दिया। इस जमाने में एक औरत का इतना शांत और कंपोज्ड होना लगभग नामुमकिन था। मेरी बीवी जिसे मुझे शादी किया था और उसको एक दिन भी नहीं हुआ था, वो इन सब मर्दों से कहीं ज्यादा शांत थी। सब चेहरों पर रियलाइजेशन आ गया था कि अच्छा हुआ उन्होंने युशी से कभी पंगा नहीं लिया। वहाँ खड़े सभी पुराने वेटरनर्स ने मान लिया था कि अब मेरी मौत पक्की थी। एक्सपीरियंस में जिस भी सिविलियन ने किसी सोल्जर के गले पर चाकू रखा हो उसे वहीं स्पॉट पर खत्म कर दिया जाता था और उसकी पूरी फैमिली को गुलाम बना लिया जाता था। फिर कमांडर ज्याओ ताइशोन ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने पलटकर अपने ही बेटे को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि ज्याओ यांग हवा में उड़ता हुआ मिट्टी में जा गिरा। पूरी भीड़ की बोलती बंद हो गई। ज्याओ ताइशोन को एक फेयर कमांडर माना जाता था, पर ज्याओ यांग उसकी आखिरी उम्मीद पर पैदा हुआ इकलौता बेटा था। एक बाप के सामने किसी आम आदमी के बेटे के गले पर चाकू रखना और फिर बाप का उस आदमी को छोड़कर अपने बेटे को मारना, कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। ज्याओ यांग जमीन पर पड़ा अपना चेहरा पकड़े हुए था। फादर क्यों? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ज्याओ शियान दहाड़ा। ऑर्डर टूट रहा है, वुआन हमें कुचल रहे हैं, हमारे आदमी मर रहे हैं और तू किसी और के वॉर क्रेडिट चुराने और उन्हें बदनाम करने की हिम्मत कर रहा है। क्या तू एक असली फाइटर बनेगा? वो वही सबके सामने अपने बेटे को किक किया और पंच मारने लगा। सोल्जर्स ने बीच बिचाव करने की कोशिश की पर कमांडर ने उनको रोक दिया। नहीं, आज इसने वॉर ग्लोरी चुराना है कोशिश की है, इसलिए अपने बाप को भी धोखा दे सकता है। मैं इस हराम को मार मार के अधमरा कर दूंगा। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ये बुढ़ा आदमी सच में बहुत अच्छा शोध कर रहा था। किक्स मारने के बीच वो चुपके से मुझे देख रहा था। वो चाहता था कि मैं अगर से रोकूं। ये मेरा इशारा था एक महान हीरो बनने का, पर मैंने डिसाइड किया कि थोड़ी देर इस बुड्ढे को पसीना बहाने दो। मैं एकदम ब्लैंक फेस के साथ वहाँ खड़ा सब देख रहा था। ज्याओ ताइशोन अपने बेटे को मारता रहा, पर मैं साफ देख सकता था कि वो अपने पंचेस पुल कर रहा था और उसकी पीठ पर मार रहा था। कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हो रहा था, फिर भी उसकी लाड प्यार में बिगड़ा हुआ बेटा ज्यादा देर झेल नहीं पाया। ये चीखने की आवाज धीमी होती जा रही थी। फाइनली जब बूढ़ा पूरी तरह थक गया तो मैं आगे आया और उसका हाथ पकड़ लिया। कमांडर प्लीज रुकिए, अपने बेटे को और मत मारिए। उसने एक राहत की सांस छोड़ी पर अपने चेहरे पर गुस्सा बनाए रखा। नहीं, एक बाप को अपने बच्चे को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। मैं आगे झुका और उसके कान में फुसफुसाया ताकि सिर्फ वही सुन सके। कमांडर, अगर आपने एक्टिंग बंद नहीं की तो मैं आपका हाथ तोड़ दूंगा। उसने तुरंत एक जोर की खांसी की। उसका चेहरा लाल हो गया और वो हवा के लिए
हाफने लगा। मैंने उसकी बाजू पकड़ा और उसे पास के एक पत्थर पर बैठने में मदद की। उसने थोड़ी सांस नॉर्मल होने के बाद पानी पिया। मेरी फैमिली के लिए इतनी बड़ी बेइज्जती है, उसने एकदम ड्रामेटिक वे में कहा। मैंने भी इस खेल में उसका साथ दिया। आपका बेटा भी जवान है, उसे बेहतर बनाया जा सकता है, आपको उसे एक मौका देना चाहिए। वो मेरा एग्जैक्ट मीनिंग समझ गया। मैं उससे कह रहा था कि मैं इस बात को यहीं छोड़ दूंगा, पर उसका बेटा दोबारा मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो वो मेरे रास्ते में ना आए। उसने मुझे एक तारीफ भरी नजरों से देखा। तुम सिर्फ एक स्किल्ड फाइटर ही नहीं हो, तुम्हारा दिल भी बड़ा है। ये चीज यहाँ रेयरली मिलती है। बताओ, क्या तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहोगे? मैंने अपने दोनों हाथ जोड़े और वो किया। कौन सा मर्द अपने देश को डिफेंड करने के लिए हथियार नहीं उठाना चाहेगा? मैं सर्व करने के लिए रेडी हूँ कमांडर, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। जाओ ताइशियोन खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ पीछे किए। बहुत खूब लू। वॉन गैरिसन के ऑर्डर से अकेले 3 आर्मर्ड वॉन कैवेलरी को मारने के इनाम में तुम्हें 30 तेल चांदी और स्क्वाड लीडर की रैंक दी जाती है। तुम्हें हर महीने कोइंस की 2 स्ट्रिंग्स मिलेगी। तुम पर्सनली अपने अंडर 10 मर्दों को चुन सकते हो जिन्हें हर महीने एक स्ट्रिंग पे मिलेगी। तुम आज से क्वेंशन विलेज पर पड़ोस के संगा विलेज के डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और वसंत के मौसम में तुम सीधा फ्रंट लाइंस पर होगे। यहाँ की मिलिट्री गैरिसन सिस्टम पर चलती थी। रैंक्स टॉप से बॉटम तक थी। गैरिसन जनरल, कमांडेंट, कमांडर, कैप्टन, स्क्वाड लीडर, कॉर्पोरल और प्राइवेट। सबसे लोवेस्ट रैंक प्राइवेट को भी मंथली वेजेस मिलती थी, इसलिए लोग आर्मी में भर्ती होते थे। प्रमोशन रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थी और सीधा दुश्मन की किल्स पर डिपेंड करती थी। हालांकि रूल्स है। इसी वजह से जियाओयान जैसा लल्लू बिना किसी कमांड कॉम्बैट एक्सपीरियंस के कॉर्पोरल बन गया था। पर मेरे लिए आर्मी इस दुनिया में पावर हासिल करने के लिए सबसे फास्टेस्ट रास्ता था। ये मेरी स्पेशलिटी थी। स्क्वाड लीडर सबसे लोवेस्ट ऑफिसर रैंक थी, जिसके अंडर सिर्फ 10 मर्द काम करते थे। पर ये एक शुरुआत थी। यहाँ से आगे का रास्ता मेरे लिए पूरी तरह खुला था। थैंक यू कमांडर, मैंने कहा। मैं जितने दुश्मन मार सकता हूँ उतने मारूंगा, आपका भरोसा जीतूंगा। ये कहने के बाद उसने सबके सामने मेरी इज्जत बनाई रखी, इसलिए मैंने वापस उसकी इज्जत रख ली। यहाँ चीजें ऐसी ही खत्म हो गई। बहुत बढ़िया, ते बनाए रखना, उसने कहा। अगर वॉन राइडर्स दोबारा आए तो सिग्नल फायर जला देना, हम रिइंफोर्समेंट्स भेज देंगे। अगर तुम्हें किसी और विलेज से धुआं दिखे तो तुम्हें उनकी हेल्प करने के लिए जाना होगा। फ्यूचर किल्स के लिए सब दुश्मन के सर काट कर गैरिसन भेज देना, हमें क्रेडिट मिलेगा। उसने अपना हाथ हिलाया और एक सोल्जर आगे आया और उसने 30 टेल सिल्वर और एक लकड़ी का टैग मुझे दिया जिस पर स्क्वाड लीडर लिखा हुआ था। मैंने वो किया और कहा, सेफ ट्रेवल्स कमांडर। मैंने पूरे गांव की तरफ अपना चेहरा किया। वहाँ खड़ा हर एक इंसान अपने घुटनों पर गिर गया और उन्होंने एक साथ चिल्लाकर कहा, हम स्क्वाड लीडर को सल्यूट करते हैं। मेरी बॉडी से अभी तक किलिंग इंटेंट पूरी तरह नहीं गई थी। मैंने भीड़ पर अपनी नजर माई और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे वापस देख सके। स्क्वाड लीडर बनने और 2 गांवों का इंचार्ज बनने से मैं सेफ नहीं हो गया था। असल में अब चीजें और भी डेंजरस हो गई थी। इन 3 वुआन सोल्जर्स को मैंने मारा था, वो बदला जरूर लेंगे। उनके लोग अपने साथियों की मौत का हिसाब चुकाने के लिए जरूर आएंगे। और ज़ाओ ताइशोन, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो ये मान लूं कि उसने अपने बेटे को दलील करने के लिए मुझे सच में माफ कर दिया था। पिटाई सिर्फ ट्रूप के सामने अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए थी। पूरी तरह एक नाटक था। हमारे बीच एक दुश्मनी अब रियल और परमानेंट थी। पर मैं डरता नहीं हूँ। अगर आप ऊपर उठना चाहते हो तो आपको किसी न किसी पर पैर रखना ही पड़ेगा। टेबल पर खाना लिमिट में ही होता है। तुम जितना छीन सको छीन लो और बाकियों को लात मार कर निकाल दो। मेरी दोनों जिंदगियों ने मुझे यही सिखाया है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, सब कुछ छीनना पड़ता है। गाँव वालों ने सब और टुन पड़े चेहरों को देखकर मुझे दुख हुआ। पिछले घंटे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मर चुके थे। इनमें से कुछ लोग भी अभी कुछ देर पहले ही हंस गा रहे थे और अब उनकी लाशें मिट्टी में पड़ी थी। किसी की आंखों में भी मुझे गुस्सा नहीं दिखा। सालों से होते वुआन अटैक्स और करप्ट ऑफिसर्स ने इन लोगों को पूरी तरह तोड़ दिया था। मैं कोई सेंट नहीं हूँ। मैं इनकी लाइफ अभी तुरंत ठीक नहीं कर सकता और अभी मैं कोशिश भी नहीं करने वाला। पहले मुझे खुद को, अपने परिवार को जिंदा रखना था। मैंने भीड़ से कहा, कमांडर ज़ाओ ने मुझे क्वेंशन और सांगा विलेज के स्क्वाड लीडर बनाया है। आज से हर कोई मेरे ऑर्डर्स फॉलो करेगा। गैरिसन सिस्टम का मतलब है कि यहाँ के सिविलियन शांति में किसान हैं और वॉर के टाइम में सोल्जर्स हैं। कई पीढ़ियों से ऐसे ही चलता आ रहा है। किसी ने जिन्बो को देखा है? मैंने पूछा। सन्नाटा। लोग ने एक दूसरे को देखा और ना में सिर हिलाया।
फिर पीछे खड़ी एक जवान औरत ने अपना हाथ उठाया। ये जिन्बो की नई बीवी थी जो योशी के ही ग्रुप से आई थी। जिन्बो हमारे घर के पीछे वाले कुएं में है। मैंने ही उसे उस कुएं में लटकाया था। मैंने वू लियार और श्याओ लियाओ वू की तरफ इशारा किया। उनके असली नाम वू पोंग और जियाओ यांग थे। उसे बाहर निकालो और मेरे पास लाओ। दोनों ने फाइट में ज्यादा कुछ नहीं किया था, पर वो मेरे साथ खड़े और उन्हें अपनी सोल्जर्स की सैलरी कमा ली थी। 1 महीने में सिक्कों की एक स्ट्रिंग इतना कि अच्छा खासा अनाज खरीद सकते थे। आज मैंने जो भी किया था उसके बाद वो लोग पुराने कमजोर लू को पूरी तरह भूल चुके थे। अब उनकी आंखों में सिर्फ रिस्पेक्ट थी। वो भाग कर गए और जिन्बो को घसीटते हुए वापस लाए। वो कचरा भी बकवास कर रहा था। कौन चले गए? तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब उसने मुझे वहाँ एक लंबी तलवार पकड़े खड़े देखा तो उसका चेहरा कंफ्यूजन से भर गया। लू, तुमने मुझे यहाँ लाकर खड़ा किया है? यांग ने बिना कुछ पूछे उसके घुटनों के पीछे एक जोर की लात मारी और उसे जमीन पर धकेल दिया। स्क्वाड लीडर ने तुझे घुटनों पर बिठाने को कहा है। स्क्वाड लीडर? लू अब स्क्वाड लीडर बन गया है। जिन्बो की आंखें पैनिक से इधर उधर घूमने लगी। सर, मैंने क्या किया है? क्या ये उस हिरन के मीट के लिए है? अपने ऑलरेडी वो हवा को सजा दे दी थी। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा। जब वॉन ने अटैक किया तो तुम्हारे भागने के बाद थी। तुमने उस छोटी सी हुआ को पकड़ा और उसे ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। वो एक बच्ची को तो कचरे के डिब्बे। थोड़ा रिलैक्स हुआ, जैसे ये ऐसी बात हो जिससे वो आसानी से बाहर निकल सकता था। मुझे कैसे पता होता कि तीर उसको लग जाएगा? बस उसकी खराब किस्मत थी। वो बच्ची पैदा ही नूस थी। एनी चून भीड़ को चीरते हुए आई और उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। पत्थर दिल मॉन्स्टर, वो इतनी छोटी है, तू उसे तीर रोकने के लिए कैसे यूज कर सकता है? जिन्बो ने उस बूढ़ी औरत को धक्का दे दिया। हट यहाँ से बुड्ढी, मैंने कहा ना, मैं उससे आ रहा था। अगर तेरी पोती को तीर लगा इसका मतलब वो कम उम्र में मरने के लिए पैदा हुई थी। वो मेरी ढाल नहीं थी। अगर तूने मुझे और परेशान किया तो मैं मेक श्योर करूंगा कि तेरी फैमिली कभी शांति से ना जिए। जिन्बो चिल्लाया। वो लोगों को धमकाने का इतना आदी हो चुका था कि धमकियां उसके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल रही थी। फिर उसे अचानक याद आया कि मैं वहाँ खड़ा था। मुझे एक अजीब सी हंसी दी। स्क्वाड लीडर, मैं आपके अंडर काम करना चाहता हूँ। मेरे घर में एक बहुत ही फाइन शराब की बोतल रखी है जो मैंने सिटी से चुराई थी। टॉप क्वालिटी माल है, आइए और ट्राई कीजिए। गांव वाले अब भी गुस्से से फट रहे थे। शर्म, एक बच्ची को ढाल बनाया। मेरे पति मर गए और तुझ जैसा घटिया इंसान जिंदा बच गया। भगवान की तो आंखें ही नहीं है। जिन्बो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरी जिंदगी एक गुंडा ही रहा था। गालियों का उस पर कोई असर नहीं होता था। वो बस मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो फाइन काफी पुरानी अच्छी है। कोर्ट लीडर, बस आप एक सूग लीजिए और आप उसके फैन हो जाएंगे। मुस्कुराता हुआ उसके पास गया। तुम्हें पता है, मैं सच में वो ट्राई करना चाहूंगा। आज से मैं तुम्हारा आदमी हूँ, जो तुम कहो। मुझे अभी जाकर वो वाइन लाने दीजिए। वो जल्दी से पैरों पर खड़ा हुआ और उसने प्याओ यांग को धक्का देकर साइड कर दिया। हट यहाँ से, मैं स्क्वाड लीडर के लिए वाइन लेने जा रहा हूँ। हम दोनों यहाँ भाई भाई हैं। गांव वाले मुझे हैरानी से घूर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं सच में उसे छोड़ने वाला हूँ, कि रिश्वत लेने वाला हूँ और सब कुछ भुला देने वाला हूँ। कुछ लोगों ने घिन के मारे जमीन पर थूक दिया। उन्हें लगा कि उनका पुराना ऑनेस्ट लू मर चुका है और उसकी जगह अब एक करप्ट घटिया ऑफिशियल ने ले ली है। यहाँ तक कि जियाओ यांग भी अनकंफर्टेबल लग रहा था। अगर मैंने जिन्बो को छोड़ दिया तो वो बदला लेने वाले तुम्हें इन सब की जिंदगी नर्क बना देंगे। और तभी मेरी तलवार हवा में चमकी। जिन्बो का सर उसके कंधों से अलग हो गया और हवा में उड़ता हुआ गया। आखिरी सेकंड में उसकी आंखों ने दुनिया को ऐसे हाइट से देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कसर मिट्टी में गिरकर रोल होते हुए रुका। उसकी बॉडी आगे की तरफ गिर पड़ी। किसी ने मूव नहीं किया, किसी ने सांस तक नहीं ली। मैंने अपनी आवाज बुलंद की और सभी को कहा, आज के बाद से जो कोई भी अपने ही लोगों को धोखा देगा या उनसे मारपीट करेगा, उसका हाल ठीक इस कचरे की तरह ही होगा। अब वहाँ खड़ा हर एक इंसान मुझसे डर रहा था और एग्जैक्टली मुझे यही चाहिए था, खौफ। मैंने गाँव वालों को अपने घायलों को घर ले जाने के लिए कहा। कल मेडिसिन के लिए मेरे घर आने को बुलाया। मैंने सबको मीट के लिए लाइन में लगने का ऑर्डर दिया। जैसे ही उन्होंने मीट सुना, यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने अभी अभी अपने फैमिली मेंबर्स खोए थे, उनकी आंखों में भी एक होप दिखने लगी। वो दौड़कर अपने बर्तन लेने घर गए। मैंने वो पोंग और जियाओ यांग को ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ड्यूटी दी। यहाँ लाइफ ऐसे ही चलती है। मौत किसी भी दिन आ सकती है। जंग से, भूखमरी से या बैड लक से, इन सब का सम्मान करना और आगे बढ़ना, ये हर किसी को सीखना पड़ता था। जब मैं फाइनली घर पहुंचा, मैं बुरी तरह थक चुका था, पर दूर दरवाजे के अंदर घुसते ही मीट सूप की महक ने मुझे
हिट किया। यूशी ऑलरेडी एक पॉट में डियर स्टू पका चुकी थी। उसने पानी गर्म कर लिया था और उसने एक कपड़े से मेरे चेहरा पहुंचा। बैठिए और खाइए। मैं भूखा मर रहा था। अगर मेरी पुरानी लाइफ में मुझे भूख बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग ना मिली होती तो मैं घंटों पहले ही बेहोश हो चुका होता। पॉट में करीब 5 पौंड हिरन का मीट था। हमने उस पर मोटा नमक छिड़का और अपने चाकू का यूज करके किसी जानवर की तरह उसे फाड़ कर खाने लगे। तभी बाहर से एक औरत की आवाज आई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? एक पतली फटे पुराने कपड़े पहने हुए औरत एक वाइन जार लेकर अंदर आई। उसने उसे नीचे रखा और घुटनों पर गिर पड़ी। जिनबो को मारने के लिए आपका शुक्रिया। उसकी पत्नी, वो औरत जिस आज की सेरेमनी में जिनबो को असाइन किया गया था, उसका नाम यही सिंगर था। उसने कहा कि अब जब वो मर चुका है तो उसके पास कुछ नहीं बचा। जिनबो ने कभी खेती नहीं की थी और अपनी सारी जमीन बेच चुका था। वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकती। उसने भीख मांगी कि मैं उसे अपनी दूसरी औरत के रूप में रख लूं। मैंने यूशी की तरफ देखा। वो मुझे बिल्कुल लेजर फोकस के साथ घूर रही थी। मैंने अपना गला साफ किया और कहा, मैं समझ सकता हूँ वक्त खराब है, पर मैं कोई कंक्यूबाइन नहीं रखने वाला। तुम मेरे घर आ सकती हो, काम कर सकती हो और मेरी बीवी का ख्याल रख सकती हो। तुम्हें हमारे साथ खाना मिलेगा पर कोई सैलरी नहीं दूंगा। इस सिंगर के चेहरे पर एक सेकंड के लिए डिसअपॉइंटमेंट आई, पर उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। थैंक यू, मुझे पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ खाना ही काफी है। यूशी ने जेंटली उसको उठने में मदद की। सिस्टर ये, मैं समझ सकती हूँ कि आप किसी अच्छी फैमिली से आई हैं। ये अफसोस है कि आप मेरा ख्याल रखेंगी। सिंगर ने सर हिलाया। ये सब अब पीछे छूट चुका है। मैं बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि किसी दिन मैं अपने घर वापस जा सकूं और अपने माँ बाप की कब्र पर जा सकूं। दोनों औरत की आंखों में आंसू थे। दो अच्छी फैमिलीज की लड़कियां जिन्हें किस्मत ने इस दुनिया की आखिरी छोर पर फेंक दिया था। सिंगर के जाने के बाद यूशी बार बार मुझे देख रही थी। तुम ऐसे क्या देख रही हो? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? तुमने उसे कंक्यूबाइन क्यों नहीं कहा? मैंने अपने कंधे उचकाए और बोला, तुम्हें यहाँ एक मुजरिम की सजा के तौर पर भेजा गया था। तुमने ऑलरेडी बहुत सफर किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लाइफ स्टेबल रहे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने ऊपर देखा तो उसके गाल आंसुओं से भरे थे। आप मेरे लिए इतना सोचते हैं। आप मेरे पति हैं, इस दुनिया में इकलौते इंसान जिस पर मैं भरोसा करती हूँ। मैं आपके अलावा किसके लिए अच्छी बनूंगी? क्या तुम्हारा पेट भर गया है? ठीक है, आराम करो, मुझे बाहर जाकर कुछ चीजें हैंडल करनी है। उसने शर्माते हुए कहा। मेरा हाथ पकड़ लिया। जल्दी वापस आइएगा। मैं आपका वेट करूंगी ताकि हम एक साथ आराम कर सकें। डिम ऑयल लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर एक गोल्डन ग्लो डाल रही थी और वो इस वक्त पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरा पूरा मन वहीं रुकने पा था, पर वुआन कैवेलरी के नाइट रेड का खतरा किसी काटने की तरह मेरे दिमाग में चुभ रहा था। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने उसके चेहरे को छुआ और मुस्कुराया। मेरे लिए थोड़ा पानी गर्म करके रखना, मैं वापस आकर ये सारा खून धोना चाहता हूँ। बाहर आकर मैंने कमांडर जियाओ के दिए हुए 30 टेल चांदी का हिसाब लगाया। एक टेल यानी सिक्कों की 30 स्ट्रिंग्स और हर स्ट्रिंग में 1000 कॉइन्स, यानी टोटल 3000 कॉइन्स। मिलेट 10 कॉइन पर पाउंड था, जिससे मैं बहुत सारा अनाज खरीद सकता था, पर मैं इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता था। मुझे नेक्स्ट मंथ की सैलरी आने तक अपने सोल्जर्स को खिलाना था और इन लोगों के पेट बिल्कुल खाली थे। एक आदमी आराम से दिन का 3 पाउंड अनाज खा सकता था और मुझे हथियार भी खरीदने थे। हर आदमी को एक तलवार और तीर चाहिए थे। बिना प्रॉपर इक्विपमेंट्स के मैं किसी की भी वफादारी होल्ड करके नहीं रख सकता था। मीट डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर ज्यादातर गांव वाले अपना हिस्सा लेकर घर जा चुके थे। सिर्फ वुपोंग, जियाओयांग और कुछ और लोग वहां वेट कर रहे थे। मैंने उन्हें बचा हुआ मीट आपस में बांटकर घर ले जाने को कहा। वो खुशी से झूम उठे। तभी लू यांग नाम का एक सूखा पतला सा जवान लड़का आगे आया। कोर्ट लीडर, मुझे लगता है वुआन आज रात अटैक कर सकते हैं। मैं डिनर के बाद गार्ड देना चाहूंगा। मैं इम्प्रेस हो गया। वो दिखने में एकदम आम सा बच्चा था, पर उसमें हिम्मत और बहुत अच्छी इंस्टिंक्ट्स थी। मैं उसे जानता था। वो और उसका छोटा भाई लूहू बहुत मेहनती थे। वो पड़ोसियों की हमेशा मदद करते थे और उसके बदले कभी एक खाने से ज्यादा कुछ नहीं मांगते थे। वन जैसी लोलेस जगह पर ऐसा कैरेक्टर मिलना बहुत रेयर था। बाकी मर्द गार्ड ड्यूटी का नाम सुनते ही अचानक जमीन में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें ढूंढने लगे थे। मैं उन्हें पूरी तरह ब्लेम नहीं कर सकता था। बड़ी ठंड थी और ज्यादातर की आज ही शादी हुई थी। यहाँ तक कि जियाओयांग की माँ भी अभी मरी थी, पर लगता है ये बात भी उसे उसकी सुहागरात मनाने से रोकने वाली नहीं थी। यहाँ चीजें ऐसे ही काम करती हैं। मैंने सबका रिएक्शन नोट किया पर कुछ नहीं कहा। मेरा रोल सिंपल है, ज्यादा काम ज्यादा इनाम। क्या तुम्हें आज बीवी नहीं मिली? मैंने लू यांग से पूछा। उसने ना में सिर हिलाया। मैं अभी सिर्फ 15 साल का हूँ, बहुत छोटा हूँ।
पर क्या मेरा भाई मेरे साथ गार्ड ड्यूटी पर आ सकता है? वो 14 साल का है और हम बचपन से साथ काम कर रहे हैं। वो बहुत शार्प है, उसे ले आओ। वो रात का पहला हाफ कवर करेगा और तुम दूसरा हाफ। उसे भी हर महीने एक स्ट्रिंग कॉइन मिलेगी। मैंने कहा। दुयांग का चेहरा एक बड़ी सी स्माइल के साथ खिल उठा। थैंक यू, हम ये नहीं भूलेंगे और कड़ा पहरा देंगे। वो भागकर घर गया और अपने भाई को लेकर आया, एक घबराया हुआ सा बच्चा जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। उनके चेहरे पर वही जिद थी। लूहू ने सख्त अंदाज में वो किया। ग्रीटिंग स्क्वाड लीडर। मैंने उन्हें वुआन सोल्जर से छीनी हुई एक तलवार फेंक कर दी। अभी के लिए तुम दोनों इसे शेयर करोगे, मेरे साथ रहोगे, तो मैं ये तो वादा नहीं कर सकता कि तुम दोनों अमीर बन जाओगे, पर ये वादा कर सकता हूँ कि तुम्हें खाना मिलेगा। खाना सुनते ही दोनों की आंखें लालटेन की तरह चमक उठी। वो पूरी जिंदगी अनाथ रहे थे, पड़ोसियों के बच्चे कुछ खाने पर जिंदा थे। उन्हें एक भरे हुए पेट की कीमत बहुत अच्छे से पता थी। मैंने उन्हें एक शांत लुक दिया। ये मत सोचना कि तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो तुम आराम कर सकते हो। पूरे गांव की सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने लापरवाही की तो अनजाने में पूरा हो सकता है। वो दोनों तुरंत सतर्क हो गए। फिर मैं वू पोंग और जियाओयांग की तरफ मुड़ा। तुम दोनों का आज रात का काम उन 3 गुंडों को चारा खिलाना। वो पोंग रोने जैसी शक्ल बनाकर रोने लगा। इस बर्फ में मैं चारा कहाँ से लाऊं? बूढ़े एक रात भूखे रहने से मर नहीं जाएंगे। मेरी बीवी मेरा वेट कर रही है। स्लैप। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। क्या मैंने तुम्हारी राय मांगी? तुम्हें सैलरी ली है, का मतलब है तुम मेरे सोल्जर हो और मेरे सब वर्ड्स मिलिट्री ऑर्डर्स हैं। वो डर के मारे घुटनों के बल गिर गया और कसम खाने लगा कि वो काम करेगा। जियाओयांग ने बिना एक शब्द कहे घोड़ों को पकड़ा और चल पड़ा। संभल कर काम करना। तुम दोनों से छोटे बच्चे ठंड में गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं और तुम घोड़ों को खिलाने में कंप्लेन कर रहे हो। इस बात ने वोंग की बोलती हम हमेशा के लिए बंद कर दी। मैंने एक बार फिर घायलों का राउंड लगाया। लोग शॉक्ड थे। मैं एक ऑफिसर बन चुका था, फिर भी मैं पर्सनली उनके घाव साफ कर रहा था। उनकी दुनिया में छोटे से छोटा ऑफिशियल भी आम लोगों का शोषण करता था। उन्होंने कभी किसी रैंक वाले आदमी को मिट्टी में बैठकर एक किसान के घर में जाकर गांव पर पट्टी बांधते हुए नहीं देखा था। करप्टेड कोर्ट और बेकार मिलिट्री लीडरशिप ही असली प्रॉब्लम थी। जब तुम लोग भूखे मर रहे होते हो तो तुम डेस्परेट चीजें करते हो। लोगों का पेट भरा रखो और वो एक डिसेंट जिंदगी जिएंगे। मेरा प्लान कल सोंगहा विलेज जाकर टैलेंट ढूंढने का था। इतिहास ने मुझे सिखाया था कि महान लीडर्स को अपने सबसे बेस्ट लोग हमेशा आम जनता के बीच ही मिलते हैं। इस विशाल नॉर्थन फ्रंटियर में कहीं ना कहीं अच्छे लोग जरूर छुपे होंगे। अपने आखिरी राउंड पर मैंने एक बच्चे लड़के को विलेज की एंट्रेंस पर आग तापते देखा। के बगल में एक छोटा सा पीला कुत्ता था। ये देखकर मैं हैरान हुआ। लोग में जब लोग भूख से मर रहे थे तो कोई कुत्तों को कैसे पाल सकता था? ज्यादातर कुत्ते तो बहुत पहले ही खाए जा चुके थे। मैं आग के पास बैठा और कुछ लकड़ियां आग में डाली। वो बच्चा पैनिक में उछल पड़ा। स्क्वाड लीडर, मैं सो नहीं रहा था, ने हाथ हिलाकर उसे वापस बैठाया। जब कोई एक ही जगह बहुत देर तक घूरता है तो वो नेचुरली जोन आउट हो जाता है। ये कुत्ता कहाँ से मिला? कुत्ता थोड़ा सा रोया और उसके लड़के के पीछे छुप गया। लड़के ने घबराते हुए मेरी तरफ देखा। कुछ दिन पहले पहाड़ों में मिला था। प्लीज इसे मत खाइए। मैं हंस पड़ा। कुत्ते को पास बुलाया और उसका सर सहलाया। छोटी सी चीज बहुत फ्रेंडली थी। एक गार्ड पोस्ट को एक कुत्ते की जरूरत होती है। किसी के आने की आवाज तुमसे पहले सुन लेगा। इसे ठीक से ट्रेन करना का खाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चे का चेहरा खुशी से खिल उठा। मैंने उससे अपने भाई के आने तक अलर्ट रहने को कहा और वादा किया कि कल से हर घर उसके लिए लकड़ियां लाएगा ताकि वो रात भर आग जला सके। घर वापस आते वक्त मैंने घोड़ों को चेक किया। वो पोंग और जियाओयांग उन्हें घास खिलाने के लिए बाहर घुमा रहे थे। मेरा वो थप्पड़ अपना काम कर रहा था। घर के अंदर यूशी ऑयल लैम्प की रोशनी में सिलाई कर रही थी। उसने कहीं से एक रजाई तैयार कर ली थी। तुम्हें ये रुई और कपड़ा कहाँ से मिला? वो मुस्कुराई। एनी चू सिंगर और दूसरे गांव वाले देकर गए हैं। आपके प्रमोशन को सेलिब्रेट करने के लिए सबने थोड़ा थोड़ा कपड़ा और रुई दी है। उन्होंने नोटिस किया था कि हमारे पास सर्दियों के लिए कुछ नहीं है। मेरे सीने में कुछ फील सा हुआ। मुझे इस दुनिया में आए सिर्फ एक दिन ही हुआ और ये अभी भी घर जैसा फील नहीं होता था। और ये जानना कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो ग्रेटफुल हैं, जिनकी रक्षा की जा सकती है, फीलिंग ने बहुत हेल्प की। तुम सुई चलाने में काफी माहिर हो, मैंने कहा। मेरी माँ ने मुझे एक दर्जी से ट्रेनिंग दिलवाई थी जिसने एक बार महारानी का वेडिंग गाउन एम्ब्रॉयडर किया था। ये उसके मुंह से गलती से नहीं निकला था। उसने ये जानबूझकर कहा था, मेरा रिएक्शन देखने के लिए। मैं ठीक है उसके सामने बैठ गया। ये बात सुनने के लिए तैयार। उसने नोट किया, आप मेरे पति हैं, मैं आपसे राज छिपा कर नहीं रख सकती, पर पहले बाहर चेक कर लीजिए कि कोई सुन तो नहीं रहा। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस बैठ गया। बोलो। उसने एक गहरी सांस ली।
मेरे पिता डू किंगडम के 8 पिलर जनरल्स में से एक थे, द फॉर्मर ग्रैंड जनरल। मैं बिल्कुल नहीं हिला। वो कंफ्यूज्ड हो गई। आप डरे क्यों नहीं? मैंने आपसे मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछने को क्यों कहा था? आप बस एक ऑर्डिनरी हंटर के बेटे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी बड़ी बात सुनकर भी बिना पल के झपकाए कैसे बैठा हूँ। मेरे पिता इस एम्परर की सबसे हाईएस्ट मिलिट्री रैंक पर थे, पर एम्परर स्टूडी ने उन्हें मार दिया, मेरी माँ को मार दिया, मेरे तीनों भाइयों को मार दिया, मेरी फैमिली के 28 लोग सब मर गए। उसने रोते हुए कहा, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि मैं आपके ऊपर कोई डिजास्टर ला दूंगी? मेरी आंखों में आग जल उठी। मुझे डर की स्पेलिंग तक नहीं आती। ने तुम्हारे माँ बाप और भाइयों को मर्डर किया है, तो आज से वो मेरे मेन दुश्मन हैं। जो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एम्परर है। एक दिन मैं उस कैपिटल में मार्च करता हुआ जाऊंगा और उसका सर काट लाऊंगा। यूशी पूरी तरह जम गई। उसे इतना होश नहीं रहा कि उसकी उंगली में सुई चुभ गई थी और खून की एक बूंद निकल गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस आदमी से उसने शादी की है वो ऐसी बातें करेगा और उसके एक एक शब्द का वही मतलब होगा। उसने पीछे से आकर अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी, अपना चेहरा मेरी पीठ पर दबा दिया। के आंसुओं से मेरी शर्ट भीग गई। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, 100 फैमिली के 28 लोग बेवजह मर गए। थैंक यू। तुम मेरी औरत हो और तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। मुझे थैंक यू मत कहो। इसके अलावा जो एम्परर अपने देश को इस बुरी तरह सड़ने देता है वो हटाए जाने के लायक ही है, और मैं एग्जैक्टली यही करने का इरादा रखता हूँ। इसने एक लंबी सांस ली। मैं सिर्फ लॉयल और ब्रेव ही नहीं था, मैं एक एम्परर को उखाड़ फेंकने का सपना देखने वाला एम्बिशियस आदमी भी था। कौन लड़की ऐसे हीरो पर फिदा नहीं होगी? के लिए खड़े होना, वुआन राइडर्स को मारना, गांव को प्रोटेक्ट करना, कंक्यूबाइन रखने से मना करना और बिना किसी इरिटेशन के एम्परर से बदला लेने की कसम खाना। उसकी आंखों में मैं एक असली हीरो था। उसने अपने और हाथों से मुझे जोर से पकड़ा। उसकी आवाज में अब भी फुसफुसाहट थी। आज रात मुझे अपना लीजिए प्लीज। क्या हम पहले आसमान और जमीन के सामने बो कर सकते हैं? मैंने पूछा। तुम जानती हो मैं पहली इन रस्मों को बेकार मानता था, पर किसी ने मुझे कहा था कि लाइफ के बड़े मोमेंट्स हमारी मेमोरीज में निशानियां बन सकते हैं, और आखिर में हमारे पास सिर्फ यादें ही तो बचती हैं। ये मेरी 2 सगाइयों तोरी जिंदगियों में मेरी पहली शादी थी। ये कम से कम किसी रस्म के लायक तो ही। मैंने यूशी को खिड़की के पास आने में मदद की। उसने मूनलाइट के नीचे घुटने टेके और पहले अपनी कसम खाई। मैं सेंग यूशी अपनी मर्जी से लू से शादी करती हूँ। इन सभी जन्म में मैं उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आसमान और जमीन इसके गवाह हैं। अगर मैं ये कसम तोड़ूं तो मेरी रूह और जिस्म दोनों फट जाएं। उसने मेरी तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देखा, वेट करती हुए। मैंने बड़ी गंभीरता से आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरी भी यही इच्छा है। वो जोर से हंस पड़ी। सीरियसली? भगवान देख रहे हैं। मैंने अपना माथा 3 बार जमीन पर टेक दिया। मॉम, डैड, फादर इन लो, मदर इन लो, मैं आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगा। वो अब शांत हो गई। सिंपल शब्द, और उसे एग्जैक्टली यही चाहिए थे। उसे पता था मैं एक रफ आदमी हूँ। घूम फिर कर कहे गए डायलॉग्स फेक निकलते। मेरी ऑनेस्टी ने उसे सेफ फील करवाया था। उसने वही सिल्क का रुमाल बिछाया जो उसकी माँ ने बनाया था, वही जिससे मैंने पहले बैंडेज के लिए इस्तेमाल किया था। उसने धोकर साफ कर लिया था। जब उसने मुझे उसे देखते हुए पकड़ा तो उसने शर्म के मारे अपना चेहरा रजाई में छुपा लिया। आप वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। मेरे लिए यही इनविटेशन काफी था। हम रात के दूसरे पहर तक नहीं रुके, फिर हम एक दूसरे की बाहों में सो गए। मैं सुबह उठा। यूशी अभी भी शांति से सो रही थी। मैंने उसके माथे पर किस किया और ट्रेनिंग करने के लिए बाहर निकल गया। चाहे बारिश हो या धूप, बीमार हूँ या थका हुआ, मैं सुबह हमेशा ट्रेन करता हूँ। आज मैं 6 घंटे से भी कम सोया था, पर मुझे इनक्रेडिबल फील हो रहा था। शायद ये है हिरन के खून और मीट का असर था, या फिर इस बात का कि 2 जिंदगियों में पहली बार मैं अकेला नहीं था। मैंने आंगन में वार्म अप किया और पहले ब्लैक ड्रैगन 8 फिस्ट्स, मेरी सबसे बेस्ट कॉम्बैट टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू की। मेरी पुरानी दुनिया में इस फॉर्म को फॉरबिडन माना जाता था। मेरे पुराने स्क्वाड लीडर ने मुझे ये सीक्रेटली सिखाई थी। जब तक मैंने अपना फुल सेट खत्म किया, मेरी बॉडी ठीक से गर्म हो चुकी थी। मैं कुछ खाना लेने ही वाला था कि मेरी नजर यूशी पर पड़ी, जो दरवाजे की फ्रेम से टिक कर मुझे देख रही थी। ये एक बहुत ही कमाल का स्टाइल है, उसने कहा। यहाँ तक कि फाउंडिंग एम्परर की लॉन्ग फिस्ट भी इसके आगे कुछ नहीं है। तुम्हें मार्शल आर्ट्स की नॉलेज है? मैंने पूछा। उसने मुंह बनाया। मुझे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैंने अपने पिता को मेरे भाइयों को ट्रेन करते हुए देखा है। मैंने मजाक में उसकी नाक पर उंगली मारी। ठीक है एक्सपर्ट, जाओ ब्रेकफास्ट बनाओ। वो मुस्कुराई पर तुरंत सीरियस हो गई। मैं कोई एक्सपर्ट
एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पिता ने मुझे कभी ट्रेन नहीं किया था, पर मैंने अभी जो देखा आपके एक्सटर्नल मार्शल आर्ट्स ऑलरेडी मेरे पिता के लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। पर आपके अंदर एक ऐसी क्रिटिकल वीकनेस है जिसने मेरा ध्यान खींचा है। मुझ में? पूरे चाइना के टॉप स्पेशल फोर्सेस सोल्जर में वीकनेस? बताओ क्या वीकनेस है ब्यूटीफुल। मैंने उसे गुदगुदी की, पर वो हंसते हुए बचकर निकल गई। रुकिए, मैं सीरियस हूँ। ठीक है, बताओ। आपकी इंटरनल टेक्निक्स परफेक्ट हैं, पर आपने कभी अपनी इंटरनल ब्रेथ को ट्रेन नहीं किया है। इंटरनल ब्रेथ? हाँ, मेरे पिता हमेशा कहते थे कि बाहरी टेक्निक को सपोर्ट करने के लिए अंदरूनी कल्टीवेशन के बिना आपके जॉइंट्स और बोन्स में हिडन डैमेज जमा होता रहता है। जब आप बूढ़े होंगे तो हर बारिश के दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे चींटियां आपकी हड्डियों को चबा रही हो। ये बात सच में बहुत लॉजिक वाली थी। ये वही सेम प्रिंसिपल था जो मेरी पुरानी दुनिया में टॉप एथलीट्स फेस करते थे। पुरानी दुनिया के उन जिम्नास्ट्स और एक्रोबैट्स जैसे हाँ, जो जवानी में तो कमाल के स्टंट्स करते थे, पर 40 की उम्र आते आते क्रोनिक इंजरीज से अपाहिज हो जाते थे। इसलिए अमीर परिवार वाले कभी अपने बच्चों को ऐसी फील्ड्स में नहीं भेजते थे। योशी ने मेरे हाथ पकड़े और मुझे अंदर खींचा। पर हमारी फैमिली के पास एक स्पेशल इंटरनल ब्रीथिंग मेथड है। अगर आप रोज आधा घंटा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। उसने मुझे एक अजीब से स्टैंडिंग पोस्चर सिखाए, एक फाउंडेशन स्टैंस जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये देखने में बड़ा अजीब और अनकंफर्टेबल लग रहा था, पर मुझे उस पर विश्वास था। इस पागलों की दुनिया में हमारे पास सिर्फ एक दूसरे का सहारा ही था। उसे मुझे धोखा देने की कोई वजह नहीं थी। उसने मुझे ब्रीथिंग पैटर्न सिखाए और ये बताया कि हर पोजीशन को कितनी देर होल्ड करना है। फिर वो खाना पकाने चली गई। मैंने प्रैक्टिस शुरू की। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मेरी ये माल नरिश्ड बॉडी उस पोस्चर को पूरी तरह आधे घंटे तक होल्ड नहीं कर पाई। सिर्फ 15 मिनट उस पोजीशन में खड़े रहने से मेरे सर से पसीना टपकने लगा था। मेरे ब्लैक ड्रैगन 18 फीस्ट ने मुझे मुश्किल से वार्म अप किया था, पर इस सिंपल से दिखने वाले स्टेंस ने मेरी पूरी बॉडी के हर एक मसल को खींचने पर मजबूर कर दिया था। उस ओल्ड जनरल की फैमिली की टेक्निक सच में एक रियल डील थी। योशी कभी खाना पका चुकी थी, पर उसने मुझे रोका नहीं, बस तारीफ भरी नजरों से मुझे देखती रही। और जब मैंने फाइनली उसे नोटिस किया तो उसके गालों पर आंसू थे। वो अपने बड़े भाइयों को याद कर रही थी कि कैसे बचपन में जब उनके पिता उन्हें ये प्रैक्टिस करने को मजबूर करते थे तो वो स्ट्रगल करते थे और कंप्लेन करते थे। वो भाई जो अब मर चुके थे। जब मैंने फाइनली अपना पूरा आधा घंटा खत्म किया और पोस्चर रिलीज किया तो मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। जो चीज देखने में इतनी सिंपल लगती थी वो मेरी प्रीवियस लाइफ के किसी भी साइंटिफिक ट्रेनिंग मेथड से ज्यादा इफेक्टिव थी। अगर मैंने कल योशी से शादी नहीं की होती तो ये इंटरनल ब्रीथिंग टेक्निक दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाती। कोई हैरानी की बात नहीं कि मेरी पुरानी दुनिया में ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स क्यों खत्म हो गई। असली राज उन्हीं फैमिलीज के साथ मर गए जिन्होंने इन्हें छुपा कर रखा। मैंने अपना एक्सपीरियंस योशी के साथ शेयर किया और वो हैरान रह गई। उसके पिता ने पर्सनली उसके तीनों भाइयों को ट्रेन किया था और जिस फिजिकल रिस्पॉन्स पर मैं सिर्फ एक सेशन में पहुंच गया था, वहां तक पहुंचने में उन्हें दिनों लग गए थे। वो सोचने लगी कि शायद मैं सच में कोई मार्शल आर्ट्स जीनियर तो नहीं। और कल मैंने जिस तरह से सब कुछ हैंडल किया था, शायद एक दिन मैं सच में उसकी फैमिली का बदला ले सकूं। शिंगर वहां आ गई। उसने हमें बिना उसके खाना बनाने के लिए डांटा। योशी ने उसे हाथ हिलाकर एक साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया। फिर योशी ने बताया कि उसके पास आज के लिए कुछ प्लान्स हैं। क्या प्लान्स? मैंने पूछा। वही दवा और बनाना जो आपने कल बनाई थी। लोग घायल होते रहेंगे और हम एक्स्ट्रा दवा सिल्वर के बदले बेच सकते हैं। तुम्हें पता है उसे कैसे बनाते हैं? मैंने पूछा। फिर उसने मेरे एलिसीन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का एक एक स्टेप गिना दिया। टेम्परेचर, टाइमिंग, सब कुछ। सब वो मुझे देख रही थी तो उसने अपनी खुद की पल्स बीट्स को काउंट करके हर स्टेज की ड्यूरेशन मेजर कर ली थी। मैं पूरी तरह हिला हुआ था। मेरा उसे दिखाने का कोई इरादा नहीं था, पर उसने एक बार देखकर पूरा प्रोसेस सीख लिया था और उसकी प्रिसीजन सच में डरावनी थी। तुम बहुत ही कमाल की हो। आई लव यू। मैंने उसके गाल पर एक बड़ा सा किस किया। इंदर का चेहरा एकदम ब्राइट रेड हो गया। टेक्निकली अभी तक अनटच थी क्योंकि जिन्बो उनकी वेडिंग नाइट से पहले ही मरा गया था, तो हमें फ्लर्ट करते देखना उसके लिए बहुत ज्यादा था। मैंने कुछ पानी गर्म किया और योशी को अपनी उंगलियों से टेम्परेचर फील करने को कहा। तो याद रखना ये अराउंड 50 डिग्री है। उसने सोचते हुए नोट किया। जब आप वापस आएंगे तो आप मुझे के पीछे का साइंस समझाएंगे? मैंने मन ही मन में अपना सर पीट लिया। सिर्फ मेथड सीखना ही काफी नहीं था इसके लिए, वो इसके पीछे का साइंस भी जानना चाहती थी। मेरी छोटी सी बीवी एंशिएंट टाइम्स में फंसी एक इंजीनियरिंग जीनियस थी। ठीक है, मैं तुम्हें आज रात सिखाऊंगा और समझाऊंगा। शिंगर आज दवा बनाने में तुम्हारी मदद करेगी। गांव वाले जल्द ही दवा लेने आने वाले होंगे। योशी ने मेरे कपड़े ठीक किए और सॉफ्टली कहा, बाहर ध्यान से जाना, मैं आपका वेट करूंगी। मैंने थोड़ा सा मिटलेट पोरेज जल्दी से खाया और जल्दी निकल पड़ा। जियाओ यांग और वू पोंग ऑलरेडी घोड़ों के साथ मेरा वेट कर रहे थे। लू यांग और लू हु उनके ठीक बगल में खड़े थे। टोटल 4 लोग मेरे कमांड के अंदर थे। ये हार्डली काफी थे, पर अभी के लिए काम चल जाएगा।
मैंने वू पोंग को विलेज वॉच करने और युआन राइडर्स के आने के सिग्नल पर फायर जलाने के लिए कहा। बाकी लोग मेरे साथ सोंगहा विलेज के लिए निकल पड़े। मैं घोड़े पर चढ़ा। मेरी पुरानी लाइफ में मुझे राइडिंग ट्रेनिंग मिली थी, पर मैं थोड़ा रस्टी हो चुका था। अपना बैलेंस ढूंढने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। जियाओ यांग और लू ब्रदर्स को बिल्कुल भी राइड करना नहीं आता था, इसलिए वो मेरे साथ दौड़ते हुए चल रहे थे। सिर्फ 3 मील्स का रास्ता था। उनके लिए ये एक अच्छी एक्सरसाइज थी। रास्ते में गांव वाले बाहर आकर मुझे बहुत वार्मली ग्रीट कर रहे थे। स्क्वाड लीडर, क्या आपने कुछ खाया? मेरी माँ की बनाई हुई श्रिम्प ब्रेड लीजिए, नीचे आइए और थोड़ा पानी पीजिए। मैंने हर किसी को हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। मेरे पीछे खड़े मेरे मर्द स्पीचलेस थे। उन्होंने कभी क्वेश्चन गाँव वालों को इस तरह एक्ट करते नहीं देखा था। नॉर्मली हर कोई अपने बच्चे कुछ खाने को छिपाता था और किसी पर भरोसा नहीं करता था। मेरी लीडरशिप के एक ही रात में पूरा एटमॉस्फेयर बदल चुका था। जियाओ यांग की आंखें तो बड़ी हो गई जब उसने एक कंजूस आंटी ली को खाना ऑफर करते देखा। आंटी ली, आप कब से इतनी जनरस हो गई? उसने पूछा। मैं तेरे लिए जनरस नहीं हो रही हूँ, उसने ताना मारा। स्क्वाड लीडर ने कल रात पर्सनली मेरे बेटे की चोट साफ की थी और आज सुबह वो कट ऑलरेडी सूख रहा है। जियाओ यांग ने घोड़े पर बैठे मुझे पहले से कहीं ज्यादा इज्जत से देखा। मैं समझ सकता था उसके दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा था। मैं अब वो पुराना लू नहीं रहा, कुछ फंडामेंटली बदल गया था। और हालांकि वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, पर मेरे आसपास होने से वो सेफ फील हो रहा था। लू ब्रदर्स अपना सीना चौड़ा करते मेरे पीछे चल रहे थे। उन्हें आखिरकार थोड़ी डिग्निटी मिल रही थी। अब उन्हें कोई नीची नजरों से नहीं देखेगा। हम सोंगहा विलेज पहुंचे। एंट्रेंस पर कुछ जवान आवारा लड़के पड़े हुए थे, एकदम जिन्बो टाइप के ट्रबल मेकर्स, जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई ईमानदारी का काम नहीं किया था। जब उन्होंने हमें आते हुए देखा तो हमें पहचान कर वो रिलैक्स हो गए। ओ, तो तुम लोग हो, तुम यहाँ क्या चाहते हो? याओ यांग ने आगे बढ़कर कहा। हम यहाँ गांव को इंस्पेक्ट करने आए हैं। उनका लीडर सूफे नाम का एक छोटा मोटा चोर था। हमारे मुंह पर हंसने लगा। इंस्पेक्ट, तुम्हारे गांव हमारी गांव की ही रैंक का है, तुम खुद को समझते क्या हो? मैंने वो लकड़ी का बैज निकाला जो कमांडर ताइशोन ने मुझे दिया था, पर स्कॉल्ड का कैरेक्टर कार्व किया गया था। सूफी ने उसको देखा। वो रियल था, पर फिर भी उसने मुझे सीरियसली नहीं लिया। वो उस पुराने लू को जानता था, वो कमजोर इंसान जो लोगों को बिना कुछ कहे अपने शिकार चुराने देता था। वेल, तुम तो बड़े शान से आए हो, बिग शॉट स्क्वाड लीडर। अगर और तुम अपने साथ इन 2 छोटे भिखारियों को सोल्जर्स बनाकर लाए हो। वो लू ब्रदर्स का मजाक उड़ा रहे थे। लू यांग का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने और उसके भाई ने अपनी पूरी जिंदगी के एक खाने के लिए ईमानदारी का काम किया था। उन्होंने कभी किसी का कुछ चुराया नहीं था या भीख नहीं मांगी थी। एक असली चोर द्वारा उन्हें भिखारी बुलाना उनके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती थी। मैंने अपने एक्सप्रेशन एकदम शांत रखे। सूफी, जाओ और सबको गांव के एंट्रेंस पर इकट्ठा करो। तुम खुद को समझते क्या हो? सिर्फ इसलिए कि तुम एक स्क्वाड लीडर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे ऑर्डर मान लूं। मैं तेरा सोल्जर नहीं हूँ। लू यांग के लिए इतना सुनना काफी था। उसने मेरी की हुई तलवार निकाली और उसे ठीक सूफी के गले पर दबा दिया। हमारी हिम्मत कैसे हुई स्क्वाड लीडर की बेइज्जती करने की? सूफे और गैंग के मेंबर्स फ्रीज हो गए। वो बच्चा जिसे वो अभी भिखारी बोलकर चिढ़ा रहा था, अब वो हाथ में एक ब्लेड लेकर यूज करने का जिगरा रखता था। सूफी ने खुद अपने ही चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और एक फेक स्माइल फोर्स की। सॉरी सर, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। लू यांग ने अपनी आवाज बुलंद की ताकि सब सुन सके। स्क्वाड लीडर की दोबारा बेइज्जती की तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तभी मेरे पीछे से एक कोल्ड आवाज आई। कितनी बड़ी बड़ी बातें। मुझे लगा मामूली डर यहाँ पहुंच गया है। आर्म्ड सोल्जर्स का एक ग्रुप उस सांवले आदमी के चारों तरफ चल कर आया जिसने लेदर आर्मर पहना हुआ था। हर एक के हाथ में एक पॉलिश ब्राउन स्वॉर्ड थी। उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम हो लू जिसने 3 वन राइडर्स को मारा है? हाँ, मैं ही हूँ। तुम कौन हो? मैं वन गैरिसन के अंडर लीड स्क्वाड लीडर हूँ। मैं सोंग हा और नाग विलेज को मैनेज करता हूँ। मैं तुरंत समझ गया। कमांडर जियाओ ताइशोन ने मुझसे कहा था कि सोंगहा गांव मेरा है। यहाँ ये लीड मुझसे पहले इस पर क्लेम करने लगा। ये पक्का जियाओ ताइशोन की ही चाल थी कि बेटे को जलील करने का बदला वो मुझसे एक दूसरे आदमी के जरिए ले रहा था। व्हाट अ कोइंसिडेंस। कमांडर जियाओ ने कल कुइशिन और सोंगहा विलेज का मुझे असाइन किया था। वापस चले जाओ जहाँ से आए हो, मैंने कहा। लीडा ने एक गंदा सा पेपर का टुकड़ा निकाला जिस पर कुछ लिखा था। ये देखा है? ट्रांसफर ऑर्डर्स। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। वो राइटिंग किसी बच्चे की ड्राइंग जैसी लग रही थी। उन्हें लगा होगा कि मैं एक अनपढ़ शिकारी हूँ और उन्होंने मुझे एक फेक डॉक्यूमेंट के साथ उल्लू बनाने की कोशिश की थी। मैंने वो पेपर लिया, उसे सबके सामने फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और जोर से कहा, तुम गवार बेवकूफ, किसी ने तुम्हें बच्चों वाले स्क्रॉल से उल्लू बनाया और तुम उसे ऑफिशियल ऑर्डर मान लिया। क्या तुम्हें पता है कि मार्शल लॉ के अंडर मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज
ना सजा के लिए जुर्म है। ईडा का चेहरा गुस्से से ऐंठ गया। तो मेरे इल्जाम ने सिचुएशन को उस पर पलट दिया था। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, सोंगहा गांव के लोग वहां तमाशा देखने के लिए जमा होने लगे। इसने और गुस्सा किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई कमांडर के ऑर्डर्स को डिस्ट्रॉय करने की? लड़को पकड़ लो इसे। उसने अपनी ब्रॉन्ज स्वॉर्ड निकाली और मेरी तरफ स्विंग की। उसे पता था कि वुआन सोल्जर क्वेश्चन ने मारे गए थे, पर उसे ये नहीं पता था कि उन तीनों को मैंने अकेले मारा था। कि ब्लेड मेरे पास आने से पहले ही मेरा खंजर उसके गले पर था। जैसे ही तुम्हारा प्लान फेल हुआ, तुम सीधा तलवार पर उतर आए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पर कल जब वुआन ने अटैक किया था और सिग्नल फायर्स लाए थे, तुम कहाँ थे? तुम रिइंफोर्समेंट्स क्यों नहीं लाए? तुम नैंग गांव में थे, वहां से मुश्किल से 10 मील दूर। तुम वहां से भागकर तुम भी नहीं आ सके। तुमने सुना कि वुआन आ रहा है और तुम चिढ़ गए, है ना? ये झूठ है। तो गाइज ये सीरीज आपको लुमोस मानवा रिकैप पर बड़ी प्यार से मिल जाएगी। मैंने आपको अपनी ओरिजिनल वॉइस में प्रोवाइड कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप ऐसी बेहतरीन सीरीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मिस ना करें। ओके, गुड बाय।